अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी तड़पते हैं पाकिस्तान के लिए उन सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। 14 अगस्त जब हमारा मुल्क वजूद में आया, बचपन से ही हमारी टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमें अपने मुल्क से मोहब्बत का दर्स देते गए हैं और शायद इसी इंडक्शन में मैं ब्रेन वॉश भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे को यही बातें सिखा रही और बता रही होती हूँ जो हमें बचपन में बताई गई हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है, अपनी ज़मीन से मोहब्बत करनी है, चाहे बज़ाहिर हमें इसमें कितनी भी खामियां नज़र आएँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चीज़ अपनी है। और ऐसा ही तो होता है, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके माँ बाप, आपको उनकी खामियां नज़र आ रही होती हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत उनसे बेलौस होती है, क्योंकि हम ये सोचते हैं हम फरिश्तों के साथ नहीं रहते और उनकी वो एक पैकेज होते हैं अच्छाई और बुराई का। उसी तरह जिस मिट्टी पे हम रहते हैं, जिस मिट्टी की वजह से हमारी पहचान है, या तो हम खुद बीड़ा उठा लें कि हमें इसको ठीक करना है, हमें उससे सही करना है, बजाय हम इसमें बहुत सारे कीड़े निकालें। अगर हम कभी बैठते हैं और हम सोचते हैं, एक पेपर लेते हैं कि क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं, तो मुझे बहुत सारे एडवांटेजेस अपने मुल्क में नज़र आते हैं। मोहब्बत करने वाले लोग, मतलब किसी के लिए मुश्किल वक्त में खड़े हो जाने वाले लोग, क्योंकि मैं दुनिया घूमती हूँ तो मैं एनालाइज़ करती हूँ कि यहाँ सड़क पे कुछ भी होता है तो लोग जमा हो जाते हैं, उनके पास पैसे होते हैं या नहीं, रिक्शे वाले को पकड़ते हैं, एक्सीडेंट हुआ होता है, उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। मगर मैंने दुनिया में और जगहों पे भी देखा हुआ है कि सब अपने कामों में इतने बिजी हैं, इतनी फास्ट पेस लाइफ है उनकी कि उनको नहीं पता कि दूसरे घर में क्या हो रहा है। हमें ये भी पता होता है हमारा पड़ोसी भूखा सोया है, तो हमने जो आज खाना बनाया हम उससे शेयर कर लें। ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें, लेकिन अगर मैं बड़े बड़े एडवांटेजेस की बात करूं अपने मुल्क की, खूबसूरत हसीन वादियाँ, सड़कें नहीं हमवार, फिर भी खूबसूरत वादियाँ तो हैं और दूर दूर से लोग देखने आते हैं। लैंडस्लाइडिंग का पता चलता है, इंतज़ामात थोड़े से उतने मुनासिब नहीं होते जितने होने चाहिए, लेकिन फिर भी खूबसूरत वादियाँ तो हैं। अगर मैं बात करूँ अगले एडवांटेज की, तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी में इजाफ़ा करता है। रिच कल्चर पाकिस्तान की पहचान बनी है पूरी दुनिया में। रिच कल्चर के अलावा टैलेंटेड लोग जो हमारी इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी से जिनकी पहचान बनी है। फिर अगर मैं रीसेंट एक खुशी की बात, जो सबको ही पता है कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से, 92.97 मीटर का जैवलिन थ्रो करके और गोल्ड मेडल हासिल करके ओलंपिक्स में पाकिस्तान का एक नया चेहरा दुनिया को दिखाया। क्रिकेट ने तो दिखा ही दिया है कि हम स्पोर्ट्स में किस तरह के हैं और कितना फोकस हमें स्पोर्ट्स में करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी अपना नाम रोशन करते हैं, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट होते हैं और वो बड़े अच्छे नंबरों से पास होते हैं। देखा है, ऑब्जर्वेशन है। सो पाकिस्तान का नेगेटिव रूप ही क्यों हम दुनिया को दिखाते हैं। आज इस मौके पर 14 अगस्त पे मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है कि मैं पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रुख पूरी दुनिया को दिखाऊं। जब हम घूमने फिरने जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं तुम पाकिस्तान में कैसे रहती हो, तो मैं कहती हूँ मैं बहुत सुकून से रहती हूँ, मैं बहुत मज़े में रहती हूँ, और शायद किसी और दुनिया के ख़त्ते में शिफ्ट होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो, जो आराम और जो सुकून मुझे इस मिट्टी ने दिया है। सारी और मुश्किलात के बावजूद, बिजली, पानी, गैस और उन सब के बावजूद एक ज़हनी सुकून, एक दिल का लगाव जो इस मिट्टी से है, वो शायद किसी और मिट्टी से हो ही नहीं सकता। चाहे आप कुछ भी कह लें, चाहे हम पूरी दुनिया घूम लें, मगर जो मज़ा इस मिट्टी पे कदम रखते ही आता है, ये शायद मेरी अम्मा अब्बा की ब्रेन वॉशिंग है जो मेरे दिल से
इस मुल्क की मोहब्बत को कभी नहीं कोई भी निकाल पाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सबको 14 अगस्त मुबारक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के हीरोज़ से करवाने वाली हूँ, जो शायद कभी कभी आपको सोशल मीडिया के थ्रू नज़र आते हैं और कभी कभार नहीं नज़र आते, लेकिन यहाँ अंडर वन रूफ हमने पाकिस्तान के बहुत सारे पॉजिटिव चेहरे एक साथ जमा किए हैं कि इस मुल्क में कितनी जहानत है। और वो लोग जो समझते हैं कि कुछ नहीं होगा हमारे मुल्क का, उनको दिखाना चाहती हूँ कि जब इतने ज़हीन लोग, इतने काबिल लोग इस मुल्क में पैदा हो रहे हैं, मौजूद हैं, तो हमारा मुल्क कभी भी इधर उधर नहीं होगा। मुश्किल वक्त आएगा, आंधी तूफ़ान आएगी, लेकिन हर रात के बाद सवेरा है। तो आइए मैं सबसे पहले एक यंगेस्ट जीनियस से आपको मिलवाती हूँ। मोहम्मद अयाद हमारे साथ हैं अपनी वालिदा उम्मे अलीम के साथ, और इनको वेलकम करते हैं, फिर इनका पैकेज दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाद। अस्सलाम वालेकुम आपकी मम्मा को भी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ये जो इनके वेस्ट कोट पे इतने सारे आप अवार्ड्स देख रहे हैं और मेरी टेबल भी इनके अवार्ड से भरी हुई है, सो क्यों मिले हैं इनको ये अवार्ड्स, मैं एक पैकेज के थ्रू आपको दिखाती हूँ, फिर अयाद से बात करते हैं। ठीक है अयाद? चले भाई देखिए। पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा बच्चा जिसकी कामयाब जर्नी का आगाज सिर्फ 18 महीने की उम्र में हो गया था। इसमें शामिल हैं कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, जापान जीनियस कन्वेंशन अवार्ड, लीडरशिप अवार्ड, यंगेस्ट एनाटॉमिस्ट अवार्ड, अमेरिकन IQ सर्टिफिकेट, कायदे आजम गोल्ड मेडल के अलावा और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करवाए। आज अयाद अपनी वालिदा के साथ अपनी कामयाबी का सफर हमसे शेयर करेंगे। हमारे पाकिस्तान का यंगेस्ट इंटेलिजेंट बच्चा मोहम्मद अयाद आज हमारे साथ मौजूद, 4.5 साल के माशाल्लाह। जी बिल्कुल 4.5 साल के। अच्छा, तो 4.5 साल में तो बहुत सारे लोग, मेरे मियाँ तो बोलना ही 5 साल में सीखे थे। सो ये 4.5 साल में माशाल्लाह मैं आगे देख रही हूँ कि एक डायलिसिस मशीन, अगर अब मेरे कैमरामैन दिखा सकें, एक डायलिसिस मशीन का जो मिनिएचर है ये बनाया हुआ है। फिर ये क्या बनाया हुआ है? हार्ट। ये हार्ट का है, पंपिंग। ये जो है ये इस तरह से ये पूरा मशीन का इन्होंने वो मिनिएचर देखिएगा आप बनाया हुआ है। फिर उसके बाद इनकी मेमोरी इतनी तेज़ है। ज़रा आप बताएं ना अपने बच्चे के बारे में। अच्छा, मोहम्मद का ये है कि इसकी जर्नी स्टार्ट हुई जब ये 18 माह का था। अच्छा। 18 माह में इसने पहली दफ़ा जो है वो 700 ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज करके 10 मिनट में इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। 700 ऑब्जेक्ट जिसमें डिफरेंट डायनासोर्स थे, डिफरेंट चीज़ें थी, क्योंकि उस वक्त तक हमें अभी इतना आइडिया नहीं था कि ये गिफ्टेड है, क्योंकि जो इसने अपने एनवायरनमेंट से सीखा, जो अच्छा, से कितने सीखा। बच्चे हैं आपके? और मेरे माशाल्लाह से 4, एक की डेथ हो गई, तो ये थर्ड पे है अब, ये अच्छा। लास्ट बेबी है। तो वो जो बाकी बच्चे हैं वो बड़े हैं? जी बिल्कुल। वो बड़ा बच्चा आपका O लेवल्स में? जी O लेवल में है। हाँ। और उससे छोटा जो है वो ग्रेड 4 में है। ये जब छोटा था कैसे पता चला आपको? क्या आप इसको होता है जैसे माएँ सिखाती हैं साउंड्स, आबा का इस तरह फोनिक्स वगैरह पढ़ा रही थी, कैसे आपको पता चला कि ये माशाल्लाह गिफ्टेड है? अच्छा, इसमें ये है क्योंकि हम लोग बेटी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा। मेरी फैमिली में मैं लास्ट बेटी हूँ, उसके बाद कोई बेटी हुई नहीं इतने सालों से, तो सारे बहुत खुश थे, फैमिली बहुत खुश थी कि बेटी आने वाली है, क्योंकि पहले डॉक्टर ने कहा कि बेटी आएगी। अच्छा। उससे पहले ये था कि मेरे एक साइड पे पैरालिसिस हो गया हुआ था फेस के पे, तो मैं ऑलरेडी मेडिकेशन पे थी। अच्छा। तो बहुत सी डॉक्टर्स ने कहा कि आप अबॉर्ट करा दें, तो क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि बेटी आने वाली है, तो हमें ये था कि नहीं, हमने अबॉर्ट नहीं कराना। सो अल्लाह ताला पे छोड़ के हम लोग इस जर्नी को हमने शुरू किया। जब हमें मतलब मोहम्मद पैदा हुआ तो एक तो कोई देखने भी नहीं आया कि फिर से बेटा हो गया, और ये तो उल्टी कहानी चल रही है। और कोई यहाँ हम रो रहे हैं कि बेटियां होती हैं तो लोग दफना देते हैं, और यहाँ तो उल्टी कहानी चल रही है। किसी ने पूछा भी नहीं था ना। हाँ। कोई आया भी नहीं। हॉस्पिटल से आधे रास्ते से वापस चले गए। हाँ। उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने तो कहा था बेटी होने वाली है, हर कोई अंगूठी लेके आ रहा कि हम अपने बेटे की। अच्छा, जब ये पैदा हुए तो उसके बाद आपने कब से एक सिम्टम्स ये नोट करना शुरू किए कि ये तो थोड़ी डिफरेंट हो रही हैं चीज़ें सारी, चलना, क्रॉल करना, बोलना? ये कितने साल में इन्होंने बोलना मतलब कुछ लोगों को लगता है कि शायद बहुत तवज्जो दे, तो शायद इस तरह से था। तो मतलब बताने का ये था मकसद कि इस पे इतनी कोई तवज्जो नहीं थी। हाँ। तो इसने वैसे चौथे बच्चे पे तवज्जो देते नहीं हमारे माँ बाप। तो वो फिर 3.5 माह में इसने क्रॉल करना शुरू कर दिया। 5 माह में इसने पहला वर्ड बोला अल्लाह। हाँ। मेरी दोस्त बैठी हुई थी तो इसने बोला कि इसने अल्लाह बोला है।
तो वहाँ से ये इसके सिम्टम्स मतलब दूसरे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आना शुरू हो गए। तो 9-10 मंथ में इसको वो सब कुछ आता था जो मेरे प्ले ग्रुप के बेटे को आता था। तो उसमें यानी प्ले ग्रुप का बच्चा हुआ कोई 2.5-3 साल का था। वो जो उसको आता था वो आता था आपके 9 महीने के बच्चे को। क्योंकि और क्लियर बोलता था तुतला के बोलता था? नहीं, क्लियर बोलता था। हाँ। लेकिन उसमें ये होता था कि बहुत जैसे नॉर्मली बच्चे बातें करते हैं। हाँ। ये सिर्फ जो इसके काम की चीज़ें होती थी ना वो बोलता था। अच्छा। मतलब शुरू से बातों में इतना टॉकेटिव नहीं है। अच्छा। बट अपने काम में बहुत तेज है। अच्छा। तो उसमें ये था आपको पता है आपकी बात हो रही है? हाँ, थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि मेरी बात हो रही है, टीवी पे सब देख रहे हैं मुझे। हाँ, अच्छा, जैसे अभी मैं आपसे यहाँ पे ऑन एयर आने से पहले हम मिले तो आपने कहा कि जो इसका IQ लेवल है वो गिफ्टेड है माशाल्लाह, और आपकी फैमिली में है ऐसा। जी, मेरे तो इसको किससे जीन्स में मिला? मेरे फादर जो थे वो गिफ्टेड थे। तो हमारी फैमिली में हर फैमिली में एक बच्चा, क्योंकि दादा अबू ज़ाहिर होंगे तो हर कज़न के भी बच्चों में एक बच्चा गिफ्टेड है। दादा अबू यानी आपके दादा अबू, मेरे दादा अबू, क्योंकि सिर्फ मेरी फैमिली में नहीं है, यानी दादा अबू की जो जितनी फैमिली है मेरी कज़न्स भी और इस तरह उनकी भी फैमिली में एक एक बच्चा गिफ्टेड है। मतलब अगर उनके 3-4 बच्चे हैं तो एक बच्चा गिफ्टेड है। तो माशाल्लाह से इस तरह से ये है। इसका IQ जब साइकोलॉजिस्ट ने चेक किया तो पहले तो पाकिस्तान में जब चेक हुआ तो उन्होंने कहा हम तो नहीं लिख रहे क्योंकि ये बहुत हाई है। तो फिर उसके बाद अमेरिका से चेक हुआ तो उन्होंने कहा 195 माशाल्लाह इसका IQ है। तो और ये अमेरिका से जब चेक करवाया, ये कितने साल के थे तब उस टाइम 3.7 के थे। उस टाइम इनकी मेंटल एज 8 इयर्स निकली थी। तो ये कैसे ये मेमोराइज कर लेते? आपके बच्चे बड़े पढ़ रहे होते तो उनके साथ बैठते थे और उन्हीं के सिलेबस की चीज़ें ये पढ़ लेते थे? जी बिल्कुल। हाई IQ का यही होता है कि जैसे कंप्यूटर के अंदर एक रैम ज़्यादा है और आप उसमें मेमोरी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह इनके साथ भी होता है कि गिफ्टेड बच्चों के साथ यही होता है कि क्योंकि उनकी मेमोराइजेशन पावर ज़्यादा होती है तो वो हर चीज़ जो है वो जल्दी मेमोराइज कर लेते हैं। इवन अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा भी है वो पेपर देने जाता है तो आपने देखा होगा कि एक दिन पहले हमें रट्टा लगाना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है। इसको जो चीज़ें 22 माह में आती थी वो इसको अभी भी आती हैं। तो माशाल्लाह मेमोराइजेशन पावर इसकी ज़्यादा है माशाल्लाह। और अभी ये 4.5 साल के हैं तो ये जो आप इन्हें होम स्कूलिंग करा रही है, क्योंकि आपने कहा कि कोई स्कूल इनको एडमिशन ही नहीं देता कि भाई हम इतने से बच्चे को कैसे क्लास 3 में डाल दें। जी बिल्कुल। तो आप क्लास 3 का सिलेबस इनको पढ़ा रहे हैं? क्लास इसने क्योंकि 1000 बुक्स अब 3 साल में ये पढ़ चुके थे। 1000 बुक्स पढ़ के किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं? ये शेक्सपियर हो गई, अल्केमिस्ट हो गई, इस टाइप की जो बुक्स हैं ये है। जैसे ये इसकी फेवरेट है शेक्सपियर, इसमें रोमियो जूलियट इसको पसंद है, हैमलेट इसको पसंद है। तो इस टाइप की जो बुक्स हैं ये इसको अच्छी लगती है। इसको सारे फ्लैग्स आते हैं, पीरियोडिक टेबल जो हम मैट्रिक में जाके पढ़ते हैं वो इसको मतलब सारा आता है। अच्छा। ये रैंडमली सारी चीज़ें। इसी तरह से एनाटॉमी की सारी चीज़ें पता है। जैसे अगर आप पूछेंगे कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, नोज ऑल द थिंग्स, और इसी तरह से सारी एनाटॉमी इसको आती है। मैंने और भी चैनल्स पे देखा है इनको इंटरव्यू देते हुए तो वो मैं हैरान हो रही थी कि तो छोटा सा बच्चा तंग करता है आपको। ये जैसे आम बच्चे 4.5 साल के होते हैं, जिद करते हैं हमें कंप्यूटर पे बैठना है, मोबाइल, ये वो वाली तंग करता है चीज़ें? ये नहीं, इसका सिर्फ ये होता है कि पब्लिकली ये नटशेल में चला जाता है। और ये साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको लगता है कि पीपल आर जजिंग अस और वो जजमेंटल होने से डरते हैं, जिसकी वजह से ना वो एक नटशेल में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस लिहाज से अभी भी कि जितना इसमें टैलेंट है ये पब्लिकली उतना मतलब वो नहीं कर पाता अपने आप को एक्सप्रेस। तो उस लिहाज से हमें थोड़े से चैलेंजेस। आप इसको कैसे होम स्कूलिंग खुद करा रही हैं, आपके बच्चे बड़े वाले पढ़ा रहे हैं, कैसे आप इसको एनालाइज करें कि अब मैंने इसको सिलेबस क्लास 3 का पढ़ा दिया है? इसमें ये होता है कि ऑनलाइन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड है। अच्छा। गिफ्टेड बच्चे जितने भी होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड होते हैं। अच्छा। तो फिर वो आपको एक गाइडलाइन देते रहते हैं, फिर इनका टेस्ट हो जाता है, फिर कंफर्म हो जाता है। टेस्ट भी वो ऑर्गेनाइजेशन वाले ही लेते हैं? लेती है। ओके। जैसे इसका डिफरेंट है, बायोलॉजी इसकी O लेवल की है, केमिस्ट्री इसकी, तो हर चीज़ इसकी डिफरेंट मतलब। तो इनका एक आप कहें ना कि एक सिलेबस है तो वो उस तरह से नहीं होता। जैसे अगर नॉर्मल बच्चा रीडर 4 पढ़ता है एक साल में तो इनको 100 रीडर्स आते हैं जो इन्होंने 6 मंथ में कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा। सो इस तरह से होता है। और ये नहीं है कि इन पे कोई बर्डन होता है, दे एंजॉय इट। मतलब सारा दिन में 30 मिनट्स ये पढ़ता है और उससे के अलावा ही पढ़ाई के अलावा कोई इंटेलिजेंस इसकी बताएं कि किताबों के अलावा आप क्या एनालाइज करती हैं जो आपके बाकी बच्चों से आप कंपेयर कर सकती हैं? खाने पीने की आदत, बोलने की आदत या स्पोर्ट्स की आदत, कौन सी ऐसी है जो आपको लगता है कि ये
ही इज़ वेरी गुड स्विमर, ही इज़ वेरी गुड हॉर्स राइडर। और उसमें ये कि अभी इसने सीएम पंजाब की तरफ से हुआ था, तो उसमें हालांकि जब वही बात है कि जब ये जाते हैं ना तो नट शेल में चले जाते हैं, तो ये स्टार्टेड क्राइंग। इसीलिए इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रही क्योंकि है तो छोटा बच्चा ही, लेकिन जाहिर है इसकी जो चीज़ें हैं, कारकर्दगी है, वो सामने है, वो अवार्ड्स हैं सारे। वो तो वहाँ पे जब ये बैठा तो ये रोना शुरू हो गया कि मैं तो जंप नहीं कर रहा। आप कोच कह रहा है जंप करो मोहम्मद, जंप करो। एंड ही वाज लाइक ऐसे आप देख रहे मेरी तरफ ना, मैंने कहा बेटा जंप कर जाओ। तो इसने जंप किया, लेकिन फिर भी ही वाज क्राइंग, तो सेकंड आ गया। मतलब अच्छा। वहाँ पे भी अंडर 8 में इसने खेला और ये सेकंड आ गया। हाँ। तो माशाल्लाह से ये है कि स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे हैं। आम बच्चों की तरह तंग करता है कि मुझे नहीं सोना, मुझे जागना, या जो छोटे बच्चों की जिदें होती हैं, मुझे ये टॉय चाहिए, जिस तरह आम बच्चे करते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। इस लिहाज से मुझे ये लगता है कि दूसरे बच्चों से ज़्यादा मैच्योर है। जैसे इसको लगे ना कि मैं गुस्सा हुई हूँ या थोड़ा सा, क्योंकि देसी मदर होने के साथ जब आप 3 बच्चों को टैकल कर रहे होते हैं तो टेम्परामेंट कभी आपका लूज हो जाता है। तो जैसे इसको लगता है ना गुस्सा है, ये फ़ौरन मेरे पाँव चुभना शुरू कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये बहुत, तो इस लिहाज से बहुत ये है अच्छा। कभी इसने इस लिहाज से तंग नहीं किया। बहुत रेयर होता है कि इसकी और भाई की लड़ाई हो जाए, तो फिर थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ता है। थोड़ा बोल के तो दिखाओ यार, मतलब अपने बारे में बताओ, आपको क्या खाने में क्या पसंद है? अच्छा चलो, मैं आपसे कोई चीज़ नहीं पूछ रही, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ। आपको क्या पसंद है, कहाँ घूमने जाना पसंद है? थोड़ी सी तो बात करो यार, मतलब दोस्ती कर लो। खाने में क्या पसंद है आपको? क्या अच्छा लगता है आपको? पराठा मुझे अच्छा। पराठा अम्मी बनाती हैं जो? पराठा? बर्गर पिज्ज़ा वगैरह नहीं अच्छा लगता? नहीं, मुझे नहीं आता। पराठा अच्छा, लच्छे वाला पराठा, चाय में डुबो डुबो के खाते हो? कौन से वाला पराठा अच्छा लगता है? और क्या अच्छा लगता है? कहाँ घूमने जाना अच्छा लगता है? कौन सा मुल्क अच्छा लगता है? पाकिस्तान मुझे अच्छा लगता है। अल्लाह, मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है। आप कौन कौन से मुल्क गए हैं और ये अवार्ड लेने कहाँ कहाँ गए हैं? ये कहाँ से अवार्ड लिया आपने? कनाडा गया हूँ, फिर मलेशिया गया हूँ। हाँ, और जापान गया हूँ। जापान भी गए हो? अच्छा लगता है जहाज़ में बैठना? कान बंद होते हैं? नहीं 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 भाई। अच्छा, किसी चीज़ से डर लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? कॉकरोच छुपकली है कोई आ जाती है तो? नहीं नहीं, किसी चीज़ से डर नहीं लगता? नहीं। और गाड़ी चलाने का शौक है? ये हंसने की क्या बात है? उसको ये लगता है कि नॉर्मल सवाल जब मेरे से पूछते हैं ना, तो उसको लगता है कि पता नहीं शायद ये नॉर्मल डिस्कशन हो रही है। तो मतलब उसको लगता है कि बाइक चलाने का शौक है क्या? आपको पता है अभी रात को ही साइलेंसर निकाल के बाइक लड़के चला रहे थे। अच्छी बात है ये क्या? इतनी जोर जोर की आवाज़ें आ रही थी, सही बात है ये? आप बड़े होके ऐसा करोगे? नहीं नहीं ना, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। कोई बुजुर्ग सो रहा हो या कोई मतलब ऐसे डिस्टर्ब हो जाए, हम तो डर गए थे भाई। साइलेंसर की आवाज़ें जोर जोर से आ रही थी, आपको आई थी? नहीं, मुझे ये सो गया। आप जल्दी सो गए थे? हाँ, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? मैंने साइंटिस्ट बनना चाहिए। साइंटिस्ट? साइंटिस्ट बन के आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? हाँ, मैं साइंस अच्छी लगती है आपको? हाँ, मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। और क्या सोचा आपने? होता है ना बच्चों का ख्वाब, ये तो होता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं अपनी मम्मा को घर बना के दूंगा, मैं मम्मा को गाड़ी लेके दूंगा, सब यही सोचते हैं। तो मोहम्मद आहद क्या सोचता है? ये सोचता है? नहीं नहीं, ये नहीं सोचता भाई। गाड़ी वाड़ी मम्मा आप खुद ही बना लें भाई, है ना? उसको बस ये होता है कि सिंड्रेला फ्रॉक मामा पहने। मैंने कहा बेटा मैं बूढ़ी हो गई, भाई कैन नॉट। ओह, उसकी ख्वाहिश भी मैच्योर है कि मेरी अम्मा सिंड्रेला फ्रॉक पहने। हाँ, हाँ तो सिंड्रेला फ्रॉक बना के देंगे, आप खरीद के देंगे? हाँ, मैं खरीद कर दूंगा। हाँ, और आप क्या पाकिस्तान के जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? कि पढ़ने में मज़ा आता है? आपको आता है पढ़ने में मज़ा? हाँ हाँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाई करना? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? रोमियो जूलियट मेरी फेवरेट। रोमियो जूलियट? अल्लाह मियाँ, मैं 4 साल के बच्चे से ये पूछ रहे हो? रोमियो जूलियट, बहुत ही आशिक मजाक बच्चा है माशाल्लाह। तो बहुत सारी दुआएं आपके साथ बेटा। आप खुद इनसे पूछिए, क्योंकि जाहिर है इस वक्त मैं थोड़ा सा बच्चा है, जाहिर है कुछ भी है। ये पीरियोडिक टेबल है जो कि मतलब हम मैट्रिक में जाके वो करते थे। मोहम्मद? पोलोनियम, फ्रांसियम,
xenon, krypton, gold, hafnium, beryllium, bromine, astatine. ओ भाई रुक जाओ, मुझे भी कुछ बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता मैं भी भूल चुकी हूँ। अच्छा, पढ़ने के जैसे बाद ये है तो अगर हम इससे मतलब ये ब्रेन है तो जैसे कोई डॉक्टर है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है। जैसे हमें पता है कि ये दिमाग है, हाँ। लेकिन अगर हम इससे पूछेंगे तो ये मोहम्मद व्हाट इज नर्वस सिस्टम एंड थोड़ा सा जोर से बोलोगे ना मोहम्मद, आप तो हमें बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। आवाज़ आएगी थोड़ा सा जरा सी, देखो मैं कितनी जोर से बोल रही हूँ। थोड़ा है सा ना? ऊंचा बोलेंगे। ऐसे ओके ही। सो व्हाट इज नर्वस सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स? Nervous system is a system. थोड़ा Just सा brain. Just brain. ब्रेन। ओके, जस्ट नर्वस सिस्टम एंड देन ब्रेन। ओके No, nervous system. Just. ओके, नर्वस सिस्टम। ओके, व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम? Nervous system is a system which sends and receives messages throughout the body via nerves. स्लाइटली लाउडर बिकॉज वो कह रहे हैं आवाज़ नहीं आई, थोड़ा सा ऊंचा। Again. यस, व्हाट इज Nervous system is a system which sends and receives messages throughout the body via nerves. ओके एंड हाउ दिस हार्ट वर्क्स? टेल देम। ये हार्ट यहाँ से यहाँ पकड़ दो, ठहरे जी, ये ले हार्ट वर्क्स। First, the deoxygen. देखो तुम्हें मक्खी तंग कर रही है, मैं वो हटा रही थी। थैंक यू। हाँ, First, the deoxygenated blood goes to the supravena cava, then ऐसे स्लाइटली थोड़ा, ताकि कैमरे स्लाइटली मोहम्मद लाउडर। जरा से जोर, इतना से जोर से बोल लो बस। और जैसे भाइयों पे गुस्सा आता है तो चीखते हो ना, वैसे बोलो। चले फ्रॉम first the deoxygenated blood goes inside the supravena cava, then it goes to the inferior vena cava, and after that it goes to right atrium, then the tricuspid opens, that it goes to right ventricle, then it goes to the lungs, and lungs get it into cardiac, and it goes to pulmonary artery, and it goes to left atrium, then mitral opens, and it goes to aortic valve, and aortic valve send it to aorta, and it's sent to all the body. वाह भाई, तो आपने साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर नहीं बनना? नहीं, मेरे डॉक्टर नहीं बनना। डॉक्टर क्यों नहीं बनना? खून से डर लगता है? साइंटिस्ट कौन सा बनना है आपने? हाँ, बायोलॉजिस्ट मैंने बनना है। बायोलॉजिस्ट बनना है, इसको बायोलॉजी से इंटरेस्ट है। बायोलॉजिस्ट। ओ भाई क्या वो बात है कहते हैं भाई, मैंने बायोलॉजिस्ट बन के बायो वार्ड में पाकिस्तान को हेल्प आउट करना। क्या बात है। देखिए भाई, कौन कहता है कि हमारा मुल्क इधर उधर जा रहा है? हमारा मुल्क सही सिमत में जा रहा है जब इस मिट्टी में इतने प्यारे, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, इतना IQ हाई लेवल वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। सो मुझे लगता है ये मिट्टी ब्लेस्ड है कि यहाँ मोहम्मद अयाज जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपको 14 अगस्त मुबारक। मुझे तो मुबारकबाद दें, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दें। पता है 14 अगस्त को क्या हुआ था? पता है आपको ये बात? सारी साइंस पढ़ ली, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ना रह गई है अभी। 14 अगस्त को क्या हुआ था? अब भाई वो मूडी है, हम ब्रेक के बाद आके बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 14 अगस्त सबको मुबारक। जो भी इस वक्त हमें यहाँ देख रहे हैं, सेलिब्रेशन आज थोड़ी डिफरेंट है। हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रुख, इंटेलिजेंस जो हमारे मुल्क में मौजूद है, वो आप तक पहुँचा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उम्मीद करते हैं कि जिन नामों से आप सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये चीज़ कनेक्टेड है, वो चीज़ कनेक्टेड है, तो इसको भी कनेक्ट कीजिए कि हमारे पास इतनी जहानत अंडर वन रूफ मौजूद है। आज तो जाहिर है हम उतने लोग जमा नहीं कर पाए टाइम की कमी की वजह से, लेकिन मैं आपको कहती हूँ, आप पत्थर उठाएंगे और एक इंटेलिजेंट इंसान निकलेगा इस मुल्क से। ये गारंटी है, हमारा चैलेंज है, ये हम आपको बता दें। क्योंकि पूरी दुनिया में भी जो पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं, एजुकेशन लेने के लिए, वो अपने क्लास फेलोज़ के मुकाबले में बहुत आगे नज़र आ रहे होते, क्योंकि हमारी कौम मेहनती है, इंटेलिजेंट है और साथ जज्बाती भी है। वो जज्बात कभी कभार उनको नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जज्बात फ़ायदा पहुंचाते हैं। सो हम जो काम करते हैं ना, वो दिल से करते हैं। मेरे पास जैसे कि मैंने मोहम्मद आज से मिलाया, वो यंगेस्ट इंटेलिजेंट हमारा बच्चा था पाकिस्तान का। अब थोड़ा उससे बड़े बच्चे पर आते हैं। ये 13 साल के मेरे पास इस वक्त
अनस आसिफ मौजूद हैं जो यंगेस्ट वेब डेवलपर एंड एंटरप्रेन्योर हैं। आइए मुलाकात करवाती हूँ मैं। अनस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? आपका पैकेज दिखाऊँ मैं सबको, फिर मैं आपसे बात करूँ। इंशाल्लाह। ठीक है जी, दिखाइए। अनस आसिफ की उम्र तो सिर्फ 14 साल है, लेकिन इस उम्र में इन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। 9 साल की उम्र में ही इन्होंने वेब डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एआई चैटबॉट और इसी तरह के सॉफ्टवेयर में कमान हासिल की। सदर पाकिस्तान की तरफ से अनस आसिफ को यंगेस्ट वेब और ऐप डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। नियॉन जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के नाम से अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। हाँ जी अनस, ये तुम इतने छोटे से हो तो ये कैसे, तुम क्या बचपन से ही तुम कंप्यूटर में बस अंदर घुसे हुए थे जैसे बच्चे होते हैं आजकल, गेम्स वगैरह? कैसे तुम माशाल्लाह ये सब चीज़ें डेवलप की हैं तुमने? नहीं देखिए, शुरू से तो मेरे पास कंप्यूटर जो था उस पे इतना था नहीं, क्योंकि जो है स्टार्टिंग में था भी नहीं मेरे पास। अच्छा। जब आया उसमें भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। जब तुम्हारे पास कंप्यूटर आया? जब मैं 8 इयर्स का था। अच्छा। तो उस वक्त भी इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। हाँ, वो छोटी मोटी चीज़ें जो हमें स्कूल में सिखाई जाती थी, पावर पॉइंट, वर्ड, वो थोड़ा चला लिया, जितना बेसिक सिखाया जाता था। इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं था उस वक्त। जिस ऑब्वियसली जब बच्चे होते हैं तो उनको भी ये होता है ये बन लेंगे, ये बन लेंगे। तो मेरे भी था कि कभी बोलता था डॉक्टर बन लूंगा, कभी बोलता था ये साइंटिस्ट घर में बनूंगा। पढ़ाई का रुझान कैसा था? बहन भाई कितने हैं तुम्हारे? मेरे 2 बहन भाई और हैं। मेरी एक बहन है और एक उससे छोटा भाई है। मैं सबसे बड़ा हूँ, उसके बाद छोटे हैं वो। अच्छा, तो वो छोटे हैं। जी। तो तुम किसको देखते थे कंप्यूटर ऑपरेट करते हुए? मैं ज़्यादातर, मेरी बहन जो होती है ना, वो ज़्यादा कंप्यूटर्स पे ना, वो ग्राफिक्स हो गई, उन पे ज़्यादा वर्क करती थी छोटी से। तो छोटी बहन? हाँ, उसको थोड़ा इंटरेस्ट था कंप्यूटर पे। अच्छा। तो मतलब वो ना पेंट हो गया, तो उस वक्त तो छोटी थी तो वो पेंट हो गया, पावर पॉइंट, इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो और घर में अम्मी और अब्बू यूज़ करते थे कंप्यूटर? नहीं, वो यूज़ नहीं करते थे। अच्छा। तो मैं भी इसी तरह इंटरेस्ट बढ़ा। फिर हुआ ये कि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में टेक्नोकिड्स का क्या, कौन सी ट्रेनिंग में? सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग। अच्छा, सैलानी मास, वो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर टेक्नोकिड्स का कोर्स लॉन्च हुआ। वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट का कोर्स था। तो कंप्यूटर रखा हुआ था। मामा ने बोला तुम्हें भी चलाना नहीं आता, किसी को भी घर में इतना चलाना नहीं आता था। मामा ने बोला वो कोर्स कर लो। तो सैलानी जाके आपने कोर्स किया वो, और वो फ्री होता है? यस, वो फ्री होता है। अच्छा, उसमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कोर्स, बेसिक्स जो है वो कराते हैं। तो उससे फिर मेरा कंप्यूटर का इंटरेस्ट बढ़ता गया। जब मैंने वो किया तो उसके बाद मुझे पता चला वेब डेवलपमेंट के बारे में, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मजा आने लगा इस चीज़ में। यस, यू राइट। तो फिर मैंने वेब डेवलपमेंट पहले चूज़ की, क्योंकि एप्लीकेशन और वेबसाइट तो हम डेली बेसिस पे चलाते ही हैं। तो मैंने कहा वेब डेवलपमेंट करते हैं ताकि मैं वेबसाइट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करें। तो वो 1 ईयर का कोर्स था। तो 9 इयर्स की एज में जब मैंने उसको स्टार्ट किया, और मतलब अभी 10 इयर्स से पहले ही जो है मैंने कंप्लीट कर लिया उस कोर्स को। तो देखो अम्मा अब्बा जो है उनको तो नहीं पता बच्चा क्या कर रहा है, उनको तो हर वक्त तुम कंप्यूटर में लगे रहते हो, तो वो तुम्हें जरा बोलते नहीं थे कि ये क्या? बोलते थे स्टार्टिंग में, बट फिर जब उनको पता चला कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, बट फिर ऑब्वियसली मेरी मम्मा और मेरे बाबा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। तो वो फिर मुझे रोकते नहीं थे। तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अच्छा जी। तो कंप्यूटर नॉलेज उनको भी थी? नहीं, वो एक्चुअली जो हमारे पास लैंटीज होती हैं उन पे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं है। वो उनको जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क ना समझ में नहीं आता। वो ज़्यादातर मुझसे ही करवा रहे होते हैं। टेक्निकल थे अपने घर में। फिर तो फिर मैंने वेब डेवलपमेन किया। वेब डेवलपमेंट 9 साल में तुमने वेब डेवलपमेंट? यस। ओह माय गॉड। वेब डेवलपमेंट के बाद मैंने फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी आईटी के जो मेन ब्रांचेस थे उसमें करा। फिर सैलानी में एज अ असिस्टेंट भी टीच किया मैंने। कौन सी उम्र में? मैं जब 10 और 11 में होऊंगा, 10 इयर्स। 10-11 साल का बच्चा टीचर बन गया? यस। भाई KIDM में, कराची इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर एज अ वेबसाइट डेवलपर मैं वहाँ पर टीच कर रहा हूँ। अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज करवाता हूँ मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का। अपना इंस्टीट्यूट भी है? अब वो किधर है? वो नॉर्थ कराची पे। अच्छा, और क्या नाम है तुम्हारे इंस्टीट्यूट का? नियॉन जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। तो बच्चों को सिखाते हो, बड़ों को सिखाते हो? सब होते हैं। हाय इतना, फिर दूसरा टीचर तो तुम्हारे तो रोब में कोई नहीं आता होगा? नहीं, एक्चुअली वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो वेब डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी करंटली 1 ईयर पहले मैंने AI चैटबॉट और फ्लटर भी सीखा, और UI UX डिज़ाइनिंग। मतलब अब AI की तरफ ज़्यादा रुझान जा रहा था, तो AI भी मैंने सीखा। एंड देन अब अपने स्टूडेंट्स को भी AI की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो या कोई होता है ना कि वेबसाइट्स होती हैं जो
प्रोग्राम्स होते हैं जो लर्निंग प्रोग्राम्स? स्टार्टिंग में मैंने खुद सीखा था। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो खुद सीखना स्टार्ट किया, फिर कोर्स ज्वाइन किया सलानी मास्टर ट्रेनिंग का किड्स इसी तरह तो और कोर्सेज पिक करते जाते हो? फिर 2 कोर्सेज करने के बाद जो ग्राफिक डिजाइनिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग था वो मैंने खुद से करा। अच्छा। वो वेबसाइट्स को देखकर, यूट्यूब को देखकर, खुद घुसकर वो खुद ही मुझे आता गया, क्योंकि वो इंटरेस्ट बढ़ गया था। तो वो जैसे जैसे करता जाता था तो वो इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो उसी से मैं सारी चीज़ों को कवर अप करता गया। फिर मैंने इस पे वर्क भी किया बहुत सारा, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो फिर मुझे टीचिंग की ऑफ़र भी हुई, तो फिर मैंने ऑब्वियसली मना नहीं किया। मेरी एजेंसी भी है और इंस्टीट्यूट भी है, तो दोनों एजेंसी किस चीज़ की है? वो भी नियॉन जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ का ही एक पार्ट है, नियॉन जीनियस एजेंसी। जहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तुम अच्छा अर्न कर लेते हो 14 साल की उम्र में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर का सारा बोझ उठाया हुआ है, वो वाले बच्चे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो तुम, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। और जो इंसान का शौक होता है वो जब उसका प्रोफेशन बन जाए, जो इंसान का पैशन होता है, सो वो फिर एक्सेल करता है। यस, यू आर राइट। अच्छा, मज़े की बात ये कि मेरे साथ इस वक्त एक और जीनियस मौजूद हैं जिनका नाम है हाशिम हादी खान, जो कि जिन्होंने वॉन किया है एशियन चैम्पियनशिप इन स्क्रैबल। हम बचपन में स्क्रैबल खेलते थे, आपको याद है? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसकी चैम्पियनशिप भी होती है और वोकैबलरी का अम्मा अब्बा के साथ मुकाबला होता था। पूरी फैमिली एक टेबल पे बैठ के जो है वो स्क्रैबल खेला करती थी, और जो जीतता था वाकई उसकी वोकैबलरी आसमान को छू रही होती थी। हम कहते थे वाओ, ये तुमने कैसे सोचा? सो मुझे आपके थ्रू पता चला है कि इसका भी चैम्पियनशिप होती है। कैसे हैं हादी आप? हादी या हाशिम, क्या बोलूँ? हशाम। हशाम। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करूँ, ज़रा लोगों को आपके पैकेज के थ्रू दिखाते हैं कि आपने क्या कारकर्दगी हासिल की आज तक। जी। शाम हादी खान स्क्रैबल प्लेयर जो सिर्फ 9 साल की उम्र से ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। श्रीलंकन ओपन में 876 स्कोर करके इंटरनेशनल स्क्रैबल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड भी हासिल किया। इसके साथ साथ 2016 में अंडर 12 वर्ल्ड चैंपियन और 2017 में अंडर 14 वर्ल्ड चैंपियन बने। 2018 में सिर्फ 13 साल की उम्र में यंगेस्ट नेशनल ऑफ पाकिस्तान का एजाज भी हासिल किया। शाम हादी खान आज बने हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के मेहमान। जी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास इस वक्त तो वो लोग हैं जो शायद 5% होंगे हमारे मुल्क के, इस तरह के नौजवान, इस तरह की बच्चियाँ ना जाने हर गली हर मोहल्ले में मौजूद हैं। और ये लोग लकी हैं कि इनके बारे में लोग जान पाए हैं अलग अलग चैनल्स, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में तो हम जान भी नहीं पाए। तो अगर हमें ये सब लोग मिल जाए ना, तो एक आपको एक पूरी एक क्रीम हमारे मुल्क में नज़र आएगी इन इंटेलिजेंट जीनियस बच्चों की, नौजवान नस्ल की। सो हशाम, मुझे ये बताइए कि आपको कब से अंदाज़ा हुआ कि आप स्क्रैबल में महारत हासिल रखते हैं? इसको तो हम एक गेम की तरह ही लेते थे। पहले बिल्कुल मैं भी ऐसी फन एक्टिविटी थी, क्योंकि मेरे अब्बू भी फन एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे कैजुअली। अच्छा, घर में आप उनको खेलता हुआ देखते थे? मेरे भाई ने, पहले मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो उन्होंने अब्बू को खेलते हुए देखा। तो और कोइंसिडेंट ऐसा था कि उसी वक्त स्क्रैबल क्लब भी शुरू हुआ था स्कूल में। अच्छा। तो मेरे बड़े भाइयों ने स्क्रैबल खेलना शुरू किया स्कूल में, और जब मैं स्कूल में आया तो मैंने उन्हें देखते देखते ना स्कूल में स्क्रैबल ज्वाइन किया। अच्छा। उसके बाद हमने इंटर स्कूल स्क्रैबल चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद हमें पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन का भी पता चला, जो हमने ज्वाइन की। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि इसकी चैम्पियनशिप्स भी होती हैं, वर्ल्ड यूथ और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी होती हैं। अच्छा। जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में खेली जाती हैं। तो उधर से फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, और फिर हम मोटिवेट भी हुए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता रहा। तो हम और ज़्यादा मेहनत करते रहे, और इवेंचुअली हम पाकिस्तान के लिए बहुत सारे टाइटल्स और अचीवमेंट्स हासिल की। अच्छा, जैसे आप इस चैम्पियनशिप में हैं, तो आप और क्या ज़िंदगी में कर सकते हैं? कोई जॉब कर सकते हैं, या ये आप इसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? नहीं, मैं ऑब्वियसली एकेडमिक्स को साथ लेके चलता हूँ। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर स्क्रैबल के अंदर इस मुल्क के अंदर अभी इतना ज़्यादा वो रुझान नहीं हो रहा। हाँ। और गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सपोर्ट मिल नहीं पा रही है। तभी तो हमने ये प्रोग्राम आज डिज़ाइन किया कि बहुत सारी चीज़ें आज पता चलेंगी, मुझे भी, मेरी आवाम को भी, कि क्या क्या है जहां आप अपने बच्चों को अलग अलग फील्ड्स में भेज सकते हैं। जी बिल्कुल। तो स्क्रैबल भी इज़ वन ऑफ देम, बट अगर सपोर्ट मिले तो स्क्रैबल पाकिस्तान के अंदर भी, वर्ल्ड के अंदर भी पाकिस्तानी बुलंदियाँ छू सकते हैं।
तो आप वैसे जॉब करते हैं? नहीं, मैं अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, और आप सब्जेक्ट क्या लिया आपने यूनिवर्सिटी में? BBA। अच्छा, BBA कर रहे हैं आप जी। सो आपका आगे क्या इरादा है? मतलब आपको लगता है कि स्क्रैबल का वो फ्यूचर है या आगे आने वाले दिनों में वो होगा? देखिए, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन जो है लेड बाय सर तारिक परवेज़, तो वो तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो चैम्पियनशिप्स टूर्नामेंट्स करवाते हैं, जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके अंदर इतना टैलेंट दिखता है कि पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है स्क्रैबल के अंदर अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए। और मैं भी चाहता हूँ कि आगे जो पढ़ाई के साथ साथ मैं स्क्रैबल कोच भी करूँ और पाकिस्तान के अंदर स्क्रैबल की अवेयरनेस जो है और ज़्यादा बढ़ाऊँ ताकि और बच्चे स्क्रैबल को ज्वाइन करें। और ये एक जैसे माइंड स्पोर्ट्स गेम है, तो इससे आपकी एकेडमिक्स में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशिएंट साबित हो सकता है आपकी आगे लाइफ में भी। और आपको वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जिससे वजह से आप और ज़्यादा अच्छे से लोगों से मिलने का तरीका और नए कल्चर्स को जानने का तरीका भी आपको हासिल हो सकता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि क्या हम इस फील्ड को एज अपना फ्यूचर, जैसे होता है ना, मेडिकल कर रहे हैं तो अच्छा पता है कि डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो पता है इंजीनियर बन जाएंगे, MBA कर रहे हैं तो पता है जी अच्छा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी हमारी जॉब किसी भी पोजीशन पे लग जाएगी ऑफिस में। सो ये बेसिकली आप इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शुमार करेंगे स्क्रैबल को, या ये वाकई अपना जैसे क्रिकेट प्रोफेशन बनाया जा सकता है, क्या स्क्रैबल को भी प्रोफेशन बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से क्रिकेट को, वही मैं कहूँगा कि सपोर्ट और जिस लेवल तक सपोर्ट मिलती है, अगर उसी लेवल तक सपोर्ट स्क्रैबल को भी मिले तो बिल्कुल स्क्रैबल एक प्रोफेशन ही बनाया जा सकता है। और जैसे जो अलग अलग स्पोर्ट्स जैसे हमें अरशद नदीम के बाद पता चला कि जेवलिन वो होता है, वो खुद गए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि मतलब कोई खास स्पोर्ट भी है, या बाद में हमें तो पता चला, आम आवाम को पता चला जाकर कि अच्छा भाई ये भी है, इसमें भी बंदा महारत हासिल कर सकता है। इसी तरीके से स्क्रैबल को भी अगर सपोर्ट मिले तो स्क्रैबल को भी आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो। बट फिलहाल के पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा वो नहीं है स्क्रैबल को सपोर्ट, अवेयरनेस नहीं है और अवेयरनेस है बट सपोर्ट इतनी नहीं है कि लोग कहते हैं यार क्रिकेट को लोग ज़्यादा ऑब्वियसली फोकस देते हैं, तो क्रिकेट एज अ परसू कर सकते हो आप करियर, बट स्क्रैबल अभी प्रोफेशनली मेरे ख्याल से परसू करना इतना सही नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा आप एकेडमिक्स करो। और अवार्ड्स तो आपने बहुत जीते, तो आपकी वोकैबुलरी तो बहुत अच्छी होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मतलब हज़ारों में वर्ड्स याद हैं। वो तो इसके लिए काफ़ी टाइम की मेहनत है, 12-13 साल से तो मैं स्क्रैबल कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ स्क्रैबल को कि यार आगे जाके भी पाकिस्तान को मैं फ्यूचर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है करूँ और फर्दर एलिवेट करूँ पाकिस्तान का नाम और वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स में आऊँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप लोगों का शो पे आने का और इतना अच्छा काम करने का। इसी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहिए। ज़रूर हमारे आगे तो एक मिसाल है अरशद नदीम की कि ज़रूर जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेहनत करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी मंजिल आपके कदमों में होती है और फिर आपकी काया पलट जाती है, दुनिया बदल जाती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद आइए मनाइए 14 अगस्त एक पॉजिटिव नोट के साथ हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सब पाकिस्तानियों को 14 अगस्त 14 अगस्त मुबारक। आज जो हमारी सेलिब्रेशन है वो एक मुख्तलिफ अंदाज में है और हमें लगा जब हम प्लान कर रहे थे अपना शो, हमें लगा कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव चेहरा हम दुनिया को दिखाएं कि हमारे पास जहानत कूट कूट के भरी है हमारी जनरेशन्स में। मेरे साथ इस वक्त जो मेरे मेहमान मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी, यहाँ मौजूद हैं मेरे पास मोहम्मद अहमद भट्टी, मोहम्मद अहमद भट्टी जिन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया और इनको वेलकम करती हूँ मैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, ठीक। मैं आपका पैकेज दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे डिस्कशन करती हूँ। जी देखते हैं। हाल ही में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार तलबा ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन में 108 ममालिक के तलबा ने हिस्सा लिया, जिसमें कराची के 14 साला मोहम्मद अहमद भट्टी भी शामिल थे। इस ज़हीन तालिब इल्म ने इस मुकाबले में नुमायां कारकर्दगी हासिल की और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कैंगरू मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट में भी 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आज मोहम्मद अहमद भट्टी अपने कामयाब सफर की कहानी के साथ बने हैं हमारे मेहमान। हाँ भाई,
बताइए भाई अपनी जर्नी के बारे में। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिससे मेरे ख्याल से इंटरनेशनली बहुत सारे लोग दूर भागते हैं कि बस किसी तरह पासिंग मार्क्स आ जाए और गुजर जाए। ये एक ड्रॉनी ख्वाब की तरह लगता है जब भी जो अच्छा नहीं होता मैथ में। तो आप कौन से साल से, कौन से एज के हिस्से से आप एक्सपीरियंस्ड और वो कहते हैं ना जीनियस रहे मैथ्स में? मुझे बचपन से ही शौक है मैथ्स का, और मैं कह सकता हूँ कि बचपन से ही मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा। और मेरा बेस्ट सब्जेक्ट भी है। आपका बेस्ट सब्जेक्ट? हमेशा से अच्छे नंबर आए मैथ में? यूजुअली फुल आए। यूजुअली फुल आए। तो क्या ये जेनेटिक है, आपके घर में कोई ख़ानदान में अच्छा है मैथ्स में, जीन्स में चलता है ना मैथ्स? तो ये मैं कह नहीं सकता। अब्बा वगैरह की, अम्मा की, किसी मेरे अम्मी अब्बू भी दोनों भी अच्छे ही थे जनरली पढ़ाई में। अच्छा। और बस अगर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मैथ्स में अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हर चीज़ के लिए कहा जा सकता है कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कर नहीं सकते। अच्छा, तो कैसे आपको अंदाज़ा हुआ कि ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट है और आप कैसे आगे बढ़ते गए इसमें आहिस्ता आहिस्ता? मुकाबले होते हैं स्कूल में, वो कैंगरू होता है या क्या होता है? हाँ, एक वो होता है इंटरनेशनल कैंगरू मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट, IKMC। एक वो होता है जो ये भी इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट है। अच्छा। और ये पाकिस्तान के हर स्कूल्स में होता है, और जिसमें अभी मैंने पार्टिसिपेट किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट सा है। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में है। ये हर साल डिफरेंट कंट्री में होता है। इस साल UK में हुआ था। अच्छा। बात UK। अच्छा। और इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। हर कंट्री के 6 बच्चों की टीम होती है। अच्छा, तो आपकी भी 6 बच्चों की टीम थी? तो आपके साथ और 5 लोग भी थे? हाँ, 5 और भी थे। वो भी अच्छे हैं मैथ्स में? पाकिस्तान का एक मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, उसके अलावा एक और बच्चे का सिल्वर मेडल आया है। अच्छा। और एक ऑनरेबल मेंशन आया है। और एक ऑनरेबल मेंशन आया है। अच्छा, सो किस तरह प्रैक्टिस करते हो? जैसे बेस्ट से बेस्ट हो तो क्या लिख के प्रैक्टिस करते हो मैथ की, या फार्मूला सारे देख रहे होते हो, कैलकुलेशन देख रहे हो, तो किस तरह प्रैक्टिस करते हो? इसमें फार्मूलाज ऐसे कुछ खास याद नहीं करने होते, ये ज़्यादा लॉजिकल बेस्ड है। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह को देखते हैं। और एक और इसमें ख़ास बात है कि जैसे हमारे जो स्कूल में जो मैथ्स पढ़ाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर होता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आंसर होता है? आंसर होते हैं। अच्छा। यूजुअली तो ये इसमें आपको पूरी प्रूफ लिखनी होती है, पूरा देखना पड़ता है। हाँ, पूरा आपको थरो प्रूफ होनी चाहिए और उसमें कोई मसले नहीं होने चाहिए। अच्छा। नॉर्मली स्कूल में हम कोई छोटे मोटे मसले होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हाँ। और बस छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। मेरा तुमसे सवाल ये है कि प्रैक्टिस करते हो कैसे? बेस्ट से मतलब बेस्ट से बेस्ट होते गए। मैथ के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? मैं तो कहूँगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। लिखते हो? पूरे रजिस्टर्स भरे हुए हैं प्रैक्टिस से? लिखना नहीं इतना, लेकिन जनरली प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस। इवन अगर पूरा लिखा नहीं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने की। और लॉजिक्स पता हो कि कैसे क्या चीज़ किधर फिट इन की है तो ये रिजल्ट निकल कर आया है। हाँ, थ्योरम याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए। अच्छा, सो उसमें तुम एक्सपर्ट हो। तो ट्यूशन्स भी देते हो बच्चों को कि नहीं? नहीं। तो मैथ के लिए पीछे नहीं आ जाते रिश्तेदार के बच्चे, हमारे बच्चे को भी मैथ पढ़ा दो, तुम तो ब्रॉन्ज मेडल तुमने लिया हुआ है? मेरे स्कूल के कुछ दोस्तों कहते हैं, लेकिन कभी फीस ले आ करो, जरा पॉकेट मनी निकलेगी। हाँ, कुछ किया ऐसे प्राइवेटली? कुछ ऑनलाइन भी तो टीचर्स होते हैं जो दे रहे होते हैं क्लासेस। अभी ऐसा कुछ किया नहीं। अभी ऐसे कुछ नहीं किया, बस फोकस है कि मैंने क्या आगे बढ़ना क्या है, तुमने मतलब बनना क्या है? मुझे मैथ्स के रिलेटेड कोई कैरियर करना है और मेरा इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। और कंप्यूटर साइंस की जो प्रोग्रामिंग की फील्ड है वो भी मैथ्स से बहुत रिलेटेड है। अच्छा। उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और उसमें भी मैथ्स के स्किल्स बहुत लगते हैं। अच्छा। और भी तो जितने भी मुकाबले होते हैं उसमें तुमने हिस्सा लेना है, सोचा हुआ है? रिसर्च करते रहते हो कि और क्या क्या मुकाबले हो रहे हैं इस तरह के, तो खुद से ही तुम पार्टिसिपेट करते हो? या कोई तुम्हें कहता है घर में अम्मा अब्बा कि इसमें एडमिशन ले लो या इसमें अपना नाम लिखवा लो इस मुकाबले में? मुझे खुद ही शौक है। खुद ही शौक है? हाँ। तो तुम खुद रिसर्च करते रहते हो? रिसर्च हाँ करता हूँ कि भाई कौन सा मुकाबला हो रहा है, मैं कहाँ पार्टिसिपेट। किसी की बैकिंग, किसी की सपोर्ट हासिल होती है तुम्हें? कोई एसोसिएशन इसके लिए बनी है? मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बहुत एनकरेज करते हैं। हाँ। और ये सबका जॉइंट एफर्ट है। मेरे स्कूल की टीचर्स जो हैं और साथ में जो IMO की जो तैयारी हुई थी, ये कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी वगैरह ने की ट्रेनिंग हुई थी। तो अच्छा। उसमें ऐसा होता है कि पाकिस्तान के सारे बच्चे जो भी इसमें पार्ट लेना चाहते हैं वो सारे एक टेस्ट देते हैं। अच्छा। एक NSTC का टेस्ट है
जो NSTC नाम है उसका। अच्छा, NSTC। वो AGC और PIS का जॉइंट वेंचर है मेरे ख्याल से। और तो क्लियर होके बोलो ना भाई, अगर लोगों को पता हो तो वो सीखे तो सही। तुम तो रवानी में बोल गए, जरा ऐसे क्लियर बताओ हमें। तो एक टेस्ट होता है NSTC के नाम से, जो AGC और PIS का जॉइंट वेंचर है। अच्छा। तो ये जो बच्चे जो टेस्ट देते हैं, इनमें से 50 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। अच्छा। और फिर ये जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी में। हाँ। और फिर आगे जाके एक और टेस्ट होता है जिसमें से 6 बच्चों की टीम सेलेक्ट होती है। अच्छा, और इस तरह फिर आगे बढ़ते हैं। ओहो, सो देखते हैं भाई कि आप अभी तुम कितने साल के हो? 14 साल का। अभी 14 साल के, माशाल्लाह। देखिए ना, मैं वही कह रही हूँ कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। कभी कभार मैं देखती हूँ इंटरनेट पे आ रहा होता है बच्चे गेम्स में, कंप्यूटर्स में घुस गए हैं, स्पोर्ट्स नहीं करते ये वो, लेकिन जीनियस बच्चे जहाँ हैं वहाँ हैं और वो हर सब्जेक्ट में अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और नहीं दिखा रहे तो हम लेकर आएंगे यहाँ और हम दिखाएंगे कि अब नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सफ़ीर अहमद, जो कि साइकिलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्पेशल ओलंपिक्स में। अपने फादर के साथ इस वक्त मौजूद हैं सफ़ीर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। और पहले मैं आपका पैकेज दिखाती हूँ, फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं, ठीक है? दिखाइए जी। आज हम आपकी मुलाकात एक स्पेशल नौजवान से करवा रहे हैं जिनकी कमी इनकी ताकत बनी, और 2023 के स्पेशल ओलंपिक्स बर्लिन, जिसमें 174 ममालिक के शुरका ने हिस्सा लिया, सफ़ीर आबिद ने साइकिलिंग कंपटीशन में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल हासिल किया। आज आप अपनी कामयाबी की दास्तान के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जी सफ़ीर, माशाल्लाह। ज़ाहिर है आपके बारे में मैं आपके फादर से भी बात करूँगी। सफ़ीर जो हैं ये अच्छी मतलब लाइक साइकिल वगैरह या स्पोर्ट्स में अच्छे थे ये हमेशा से? शुरू में तो जब इनका हमें पता चला था कि ये स्पेशल चाइल्ड हैं, तो उस टाइम तो हमने इनको एजुकेशनल साइड पे डाला था, लेकिन उसके बाद फिर हमें जब स्पेशल ओलंपिक के बारे में मालूम चला कि स्पेशल ओलंपिक बच्चों को स्पोर्ट्स के ज़रिए ना मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर लेके आती है। जी जी। तो 2019 में हमने स्पेशल ओलंपिक ज्वाइन की थी। अच्छा। तो उन्होंने मुख्तलिफ गेम्स के ट्रायल लिए थे, तो इसके अंदर साइकिलिंग ये चलाते थे, अच्छी चला लेते थे। अच्छा। लेकिन ये था कि रोड पे निकलते हुए खौफ खाते थे। हाँ। तो बहरहाल स्पेशल ओलंपिक ने इनको बहुत हेल्प करी, बूस्ट किया। हाँ, इनके बहुत कोचेस अच्छा काम करें स्पेशल ओलंपिक्स, बहुत अच्छा काम करें। बिल्कुल। उन्होंने फिर ये किया कि इनका जब कैंप लगा साइकिलिंग का, हाँ। तो फिर इनको साइकिलिंग में सेलेक्ट किया गया। और फिर मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर गेम्स होते हैं, रीजनल गेम्स होते हैं, सिटी गेम्स होते हैं। हाँ। तो इसके अंदर ये जाके मेडल्स वगैरह हासिल करते रहे। अच्छा। फिर 2022 के अंदर ना फिर इनको वर्ल्ड गेम के लिए सिलेक्ट किया गया। अच्छा। स्पेशल ओलंपिक की तरफ से। तो ये साइकिलिंग की डेलीगेशन में जो 8 बच्चे थे उसमें एक ये भी थे। अच्छा अच्छा। और ये 2023 के बर्लिन ओलंपिक जो जर्मनी में हुए थे। अच्छा, आप साथ गए थे? जी, मैं साथ गया था। अच्छा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करी थी इन्होंने, और 25 किलोमीटर के अंदर ये सिल्वर मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए, और 10 किलोमीटर के अंदर ये गोल्ड मेडल लेके आए। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा लगता है सफ़ीर आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, खुशी होती है। खुशी होती है। टीवी पे आए हुए हैं, 14 अगस्त का स्पेशल प्रोग्राम है और सफ़ीर यहाँ बैठे हुए हैं, एज अ सेलिब्रिटी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें। अच्छा लगता है बहुत। किसको क्रेडिट देते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में सफ़ीर की ज़िंदगी में ये सक्सेस जो है ये किसका हाथ है? दीदी मैं हमने थोड़ा नाम लूँगा मैं। किसका नाम लेंगे? कोच का। अच्छा अच्छा। सर आदिल सर हैं और माम बाजी हैं। हाँ। हमारे जोश होते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं अच्छी। अच्छा। और वो जब तक बच्चा नहीं सीख पाता जब तक ट्रेनिंग सिखाते हैं, वो अच्छी तरह सिखाते हैं वो बच्चा सीख जाए। हाँ। तो उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की थी उन्होंने, सर आदिल सर ने, और इससे ताबिद से मैं बल्देम में जीता। हाँ। और 2 मेडल जीता और सिल्वर मेडल जीता। तो ये मतलब लाइक होता है ना, कुछ बच्चे जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। सफ़ीर की नेचर कैसी है? ये सफ़ीर डटे रहते हैं? हाँ बिल्कुल। इनका ये है कि अगर किसी चीज़ की ये ठान लें, हाँ, तो फिर ये है कि उसको अख्ताम तक पहुंचाते हैं। हाँ। और जब स्पेशल ओलंपिक की जो हमारी CEO है मैडम रौनक, उन्होंने कहा कि सफ़ीर आपको 25 किलोमीटर का कंपटीशन करना है। हाँ। तो इन्होंने कहा कि मैं करूँगा। पहले तो मैं घबराया था, लेकिन फिर उसके बाद इसने कहा कि नहीं बाबा मैं करूँगा। हाँ। तो रमज़ानों में ये रोज़े रखते थे और रात 12 बजे मुझे लेके चलते थे। अच्छा। ये साइकिल चला रहे होते थे,
मेरी रहायश गुलिस्तान जौहर में है। अच्छा। तो गुलिस्तान जौहर से हम कैंट स्टेशन तक जाते थे और कैंट स्टेशन से साइकिल पे और वापस गुलिस्तान जौहर आते थे। यानी कि मेन रोड्स पे ही आराम से चला लेते थे। हाँ, पहले दूसरे दिन तो उन्होंने घबराया, लेकिन फिर उसके बाद जब सेंस आ गया, रोड सेंस आ गया, तो फिर उन्होंने तकरीबन 1 घंटा 6 मिनट 7 मिनट में ये करते थे 25 किलोमीटर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जर्मनी गए और कंपटीशन में तो उन्होंने 43 मिनट्स के अंदर 25 किलोमीटर कवर किया था। तो बड़ी खुशी हुई थी कि जी पाकिस्तान के लिए ये ऑनर की बात भी है कि ऐसे बच्चे जिनको माशरा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उन बच्चों ने पाकिस्तान के लिए जो नॉर्मल अफराद हैं उनके बजाय, अब हमारा जो डेलीगेशन था बर्लिन ओलंपिक के अंदर वो 84 बच्चे थे जो गए थे एथलीट्स हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए उन्होंने 84 मेडल लेके आए, जिसके अंदर 10 गोल्ड थे, 32 सिल्वर थे और 40 के करीब ब्रॉन्ज मेडल थे। हालांकि देखिए हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, चाहे एजुकेशन में देखें या इस हवाले से देखें, मगर फिर भी हमारे बच्चे बाकी कंपैरेटिवली और दुनिया के बच्चों से ज़्यादा ज़हीन हैं और ज़्यादा चीज़ें पिक करते हैं। मैं बार बार इसीलिए अरशद नदीम की मिसाल दे रही हूँ कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत खुद, ना कोई इतनी फैसिलिटी थी उनके पास, ना जिम, ना कोई ऐसी चीज़, मगर वो खुद जो एक इस मिट्टी में ना कुछ है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इसमें एक स्पार्क ऐसा है जो हमारे अंदर ऐसा छुपा हुआ है कि अगर हमें ज़रा सही डायरेक्शन मिल जाए तो पता नहीं हम क्या से क्या कर लें। इसीलिए तो दुनिया के लोग, बहुत सारे मुल्क हमारे मुल्क के लोगों से डरते हैं कि अगर इनको मौका दिया जाए तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो हमें अगर कोई मौका नहीं दे रहा तो हम अपने मौके खुद तराश रहे हैं, काव कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, इंशाल्लाह और बेहतरीन तौर पर करते रहेंगे। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 14 अगस्त मेरे पूरे पाकिस्तानियों को, और जो पाकिस्तान से बाहर भी बैठे क्रेव कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उन सबको भी मुबारक। कुछ भी है जो पाकिस्तान में नहीं भी हैं, उनको ये तो पता है कि उनकी रूट्स मौजूद हैं, और जब उनका दिल चाहे, जब उनको क्रेविंग हो अपने मुल्क की, वो यहाँ वापस आकर यहाँ रह सकते हैं, लौट सकते हैं। आज हम पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा और हमारी जीनियस लोग जो हमारे पास मौजूद हैं, जो कि अभी सिर्फ 5% अंडर वन रूफ आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ऐसे और न जाने कितने लोग मौजूद हैं जिन पे हम रिलाय कर सकते हैं कि हमारा मुल्क ख़त्म होने का टाइम नहीं आया। और कभी कभार जब हम बिल्कुल दिल हार जाते हैं और उम्मीदें छोड़ देते हैं, हम कहते हैं क्या होगा हमारे मुल्क का, तो हम क्यों अपने नेगेटिव पॉइंट्स सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं। हमने आज ये सोचा कि इस प्रोग्राम में हम अपने पॉजिटिव पॉइंट्स अपने जीनियस लोगों से आपको मिलवाएंगे, और ऐसे कई लोग हमारे इस मुल्क में मौजूद हैं जिनके वो कहते हैं ना, जिनके कंधे पे हम सर रख सकते हैं कि हाँ भाई हमारा मुल्क जो है वो आगे से आगे जाएगा। तो नया टैलेंट, जनरेशन नई, ये आपके लिए क्या क्या लेकर आई है। हमारा क्या रोना होता है, बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल। अगर हम ज़ाहिर है जो नई इजाद हैं उन पे रिलाय कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि आगे चलकर ये भी चीज़ कम हो जाएगी, ये फ़िक्रें भी हमारी कम पड़ जाएंगी। मैं आपकी मुलाकात 2 नौजवानों से यहाँ कराना चाहती हूँ अपने शो पे, जिनका नाम हुज़ैफ़ा एंड मोहतशिम है, जिन्होंने फर्स्ट अर्बन कार इलेक्ट्रिक कार इन्वेंट की है। इनका पैकेज आपको दिखाती हूँ और फिर मैं आपसे इनको मिलवाती हूँ जी। हुज़ैफ़ा रहमान और मोहतशिम सिद्दीकी नस्ट के तालिब इल्म हैं। इनकी सोसाइटी टीम इन्विजन अब तक 17 गाड़ियां बना चुकी है। ऑटोमेटिव कंपटीशन 2010 में पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया। 3 बार कम्युनिकेशन अवार्ड्स और 3 बार टेक्निकल इनोवेशन अवार्ड अपने नाम किए। इस बार इन्होंने मुल्क की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक कार बनाई है, जो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस और इलेक्ट्रिक कार है। इस कार के अंदर मजीद क्या खासियत है, आज हम जानते हैं हुज़ैफ़ा रहमान और मोहतशिम सिद्दीकी से। वेलकम आप दोनों को, दोनों मैकेनिकल इंजीनियर्स को वेलकम करते हैं हम अपने शो पे। तो ये जो अर्बन इलेक्ट्रिक कार है, ज़रा मुझे पहले इसकी खुसूसियात बताएं, फिर मैं आपके करियर्स के और जो बैकग्राउंड है और उसके बारे में बात करूँ। अर्बन इलेक्ट्रिक कार जो है ये पाकिस्तान की पहली इन हाउस फ्रॉम स्क्रैच एक मतलब हमारी गाड़ी है कि इसका एक एक चीज़ हमने खुद ही डिज़ाइन किया। अच्छा। अगर मैं गाड़ी की बॉडी की बात करूं, अगर मैं गाड़ी के फ्रेम यानी चेसी की बात करूं, या अगर मैं गाड़ी में जितनी भी हमारी असेंबलीज यूज़ हुई हैं, तो ये हमारी गाड़ी बिल्कुल हमने स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अपने गैराज में
इसको बनाया है। इसको डिवाइड किया हमने 2 पार्ट्स में। सबसे पहला था कि हम लोग पहले डिज़ाइन करें, जो हमारे पास आइडिया था उसको सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करें कि क्या ये आइडिया हमारा हम इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें और वो सक्सेसफुल ना हो तो हमारे सारे जो बजट और फंड्स थे वो ज़ाया हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने इसको जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे उस पर डिज़ाइन किया, सिमुलेशंस रन की, तो तब हमें पता चला कि अब हमें इसके फैब्रिकेट करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम इसको अच्छा कर सकते थे। ये तो सारी टेक्निकल बात होगी, ज़रा आम लोगों की ज़बान में मुझे बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये चार्ज कैसे होगी? पेट्रोल के बगैर चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी? घर में तो आपने इसका चार्जर बनाया होगा ना, कोई घर में तो हमने चार्ज कर ली, लेकिन हम जब रोड्स पे होंगे तो फिर क्या होगा? इसका ना हमने ये डिसाइड किया था, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, तो हमने जो बैटरी बनाई थी उसकी जो रेंज थी कि आप एक बैटरी में जो कि 3.5 घंटे में चार्ज होती है, आप उसमें 200 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हो। तो उसके लिए हमने ये किया था, जो हमारा बैटरी बॉक्स था उसमें हमने 4 डिफरेंट स्लॉट्स बनाए थे। कि आप उसमें क्या करें कि जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें बैटरी रिप्लेस कर दे, ना कि धक्के खाते फिर के रास्ते में आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। रिप्लेस हमें खुद हाथ से मैनुअली करना पड़ेगा या वो शिफ्ट हो जाती है? कनेक्शन रिप्लेस होते हैं, खाली एक बैटरी से निकाल के दूसरे में लगाते हैं तो फिर वो बैटरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी वाली हाँ। मतलब लाइक आपने खुद ये चला के देखी गाड़ी पूरी? जी, हमने यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग की है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी के अहाते में चलाई है? जी बिल्कुल, टेस्टिंग भी की है। और ख़ास बात ये है कि ये पैसेंजर कार है, इसमें 2 सीट्स हैं। अच्छा। पहले जितनी बनाई थी उसमें 1 सीट थी ड्राइवर की, इसमें 2 सीट्स हैं। अच्छा। और ये बिल्कुल इस तरह दिखती है इस तरह आपकी नॉर्मल गाड़ी रोड पे होती है, जैसे आपने करोला देखी होगी, बिल्कुल ऐसी दिखने वाली गाड़ी। जब ये अर्बन कार है, कमर्शियल कार है कि दैट इट कैन मूव ऑन द रोड्स, बिल्कुल उस तरह की गाड़ी है ये। और ये कुछ अंदाज़ा लगाया कि हम पेट्रोल से बचने के लिए तो, लेकिन ये कितना बिजली का बिल ले लेगी? जैसे जी, एफिशिएंसी की अगर बात करें तो काफ़ी एफिशिएंट है। यानी कि अगर सिंगल एक यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो आजकल पाकिस्तान में तकरीबन 40-45 रुपये का चल रहा है, उसके अंदर ये तकरीबन 100 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। इतनी एफिशिएंट है ये गाड़ी। ओके। सो अगर मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो आप लोगों ने क्या क्या इन्वेंट किया है अभी अपने इस प्लेटफॉर्म से? हमारी टीम जब स्टार्ट हुई थी बैक इन 2009, हमारे कुछ सीनियर्स ने इसको स्टार्ट किया था, और उसके बाद से हमने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स को टारगेट किया जो कि इंटरनेशनली ग्लोबली होते हैं। जिसमें कि हम इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड मलेशिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। एंड इस साल हमारा प्लान था टर्की में टेक्नोफेस्ट, 17 डिफरेंट यूनिट्स बना चुके हैं। आप इसीलिए तैयार कर रहे हैं? इसीलिए तैयार कर रहे हैं। टर्की में कब होने वाला है? नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह होगा, मिड ऑफ सितंबर। अच्छा। और ये आप वहाँ ले जा रहे हैं इस मॉडल को? अच्छा। तो 17 डिफरेंट यूनिट्स बनाए, जिसमें सबके डिफरेंट मतलब स्पेसिफिकेशंस वगैरह थी, जिसकी बेसिस में हम वी आर द ओनली टीम्स फ्रॉम एशिया जिसके पास 3 टेक्निकल इनोवेशन अवार्ड्स हैं, एंड उसके साथ साथ हमारे पास 3 कम्युनिकेशन अवार्ड्स हैं। ओह वाओ! और ये चीज़ें इतनी उजागर होती हैं जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं, थोड़ा बहुत आके ख़त्म हो जाती है बात? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि जब आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो नॉर्मली आप अकेली एक टीम होते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच डिज़ाइन करना, फैब्रिकेट करना एंड देन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और खुशी होती है कि यू आर द ओनली वन विच इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन एनी अदर कंट्री, इन टर्की में या सिंगापुर में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। कितने लोग जाते हैं आप लोग, कितने इंजीनियर्स होते हैं? हमारी टीम में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। लेकिन लिमिट जो है इस साल कॉम्पिटिशन की 25 स्टूडेंट्स की है। ओके। तो जो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं, क्योंकि कोई सीनियर मेंबर्स भी होते हैं, जूनियर मेंबर्स भी होते हैं। तो क्योंकि सीनियर्स को ग्रेजुएट होना होता है तो ज़्यादा उनका चांस होता है कि वो चले जाएं, फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो जूनियर मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। आप लोग फाइनल ईयर में या आप? जी, हम फाइनल ईयर के दौरान। अच्छा। और फिर अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो क्या आगे क्या फ्यूचर होता है इसका? कि आप किसी कार कंपनी को सेल करते हैं ये जी, हम अपना प्रोग्राम? जी, हम अप्रोच करते हैं कंपनीज को कि वी कैन इम्प्लीमेंट दिस आइडिया इन देयर व्हीकल्स एज वेल, ताकि कमर्शियल हो सकेंगे। और वी कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद द कंपनीज ताकि हम इसको थोड़ा इम्प्रूव भी कर सकें। अच्छा। ऐसी बात है, हमने डिज़ाइन की है, कुछ हो सकता है कि कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे, थोड़ी सी इसको बेहतर कर सकें, तो हम इसे कॉन्टैक्ट भी करते हैं एंड वी आर ट्राइंग कि हम इसको जो है वो कमर्शियल लोगों के लिए भी जो है ना अवेलेबल कर सकें। ज़बरदस्त, ही तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। हम जिस चीज़ के लिए सर पीट रहे हैं, रो रहे हैं, तो एक मुश्किल तो हमारी हल हो ही जाएगी इंशाल्लाह, है ना? अच्छा, जैसे कि हम कहते हैं कि ये ज़माना ये आ गया है कि एक ज़माना था हम दादियों, नानियों और अम्मी से एक्सपीरियंसेस ले रहे होते थे या अपने टीचर्स से पूछ रहे होते थे, तो आप गूगल हमारी हर उस कहते हैं ना कि रिज़ल्ट वो दे देती है जो हमें अलग अलग लोगों से जमा करके इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी। तो गूगल हमें पढ़ा रही होती है हर चीज़ के बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गूगल को भी पढ़ा रहे हैं। सो मेरी
मेरे शो में आज जो 2 लोग मौजूद हैं, रिजवान शाह साहब और काशिफ मसीदा, ये गूगल को कैसे टीच करें, हम इन्हें वेलकम करते हैं पहले शो पे। अस्सलाम वालेकुम। और हम फिर पैकेज दिखाते हैं कि आप गूगल को कैसे पढ़ा रहे हैं भाई। अब हम आपको मिलवाने लेके जा रहे हैं ऐसे नौजवानों से जो उर्दू ज़बान की खिदमत करने में कोशा हैं और इसी गर्ज से वो गूगल को उर्दू ज़बान सिखा रहे हैं। यानी गूगल को उर्दू ज़बान का सही डाटा फराहम करने का बेड़ा उन्होंने उठा रखा है। आइए मिलते हैं काशिफ मसीद और रिजवान शाह से। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। उर्दू में आप दोनों को वो कहते हैं ना कि उबूर हासिल होता है जब लैंग्वेज पे आप दोनों को उबूर हासिल है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमेशा से ही रहा है या आप टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका कुछ इस तरह? एक्चुअली मैं जो हूँ मेमन कम्युनिटी से हूँ, मगर उर्दू से मेरा जो इश्क है वो बचपन से, ना सिर्फ मेरा, तो प्यारी लैंग्वेज हमारी उर्दू। बिल्कुल। और बचपन से ही मैं, मेरे भाई, कज़न, सब हम लोग जो है ना उर्दू से बड़ा इश्क एक था। अच्छा। तो एक जब हमें प्लेटफॉर्म नज़र आया गूगल क्राउड सोर्स का, हाँ। तो उसमें हम थोड़ा सा गूगल क्राउड सोर्स के बारे में पहले लोगों को बताएं कि ये क्या चीज़ है, क्या हम उससे गूगल से कनेक्ट हो सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं या क्या? बेसिकली ये जो गूगल क्राउड सोर्स है, हाँ। ये तमाम जितनी भी गूगल की एप्स हैं, जैसे गूगल मैप्स या गूगल सर्च, गूगल लेंस, इसकी माँ है। अच्छा। यहीं से ही आप यहीं से ये मुख्तलिफ लोगों से डाटा कलेक्ट करके, अच्छा, और इसको शो करता है गूगल लेंस पे, गूगल सर्च में। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। कि अगर आपको गूगल सर्च पे या गूगल ट्रांसलेशन पे अगर आपको कोई तर्जुमा बेहतर मिल रहा है, अच्छा। अगर आपने कोई अंग्रेज़ी का जुमला आपने लिखा और आपको उसको उर्दू का तर्जुमा लेना है, हाँ। तो वो जो आपको जो वो समर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है गूगल क्राउड सोर्स के थ्रू। अच्छा। और गूगल क्राउड सोर्स को डाटा हम प्रोवाइड करते हैं। ओके जी। तो वो देखिए इस तरह तो डाटा कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी वो कैसे होती है? जी, ऑथेंटिसिटी ऐसे होती है कि ऐसा नहीं होता कि हमने तर्जुमा फराहम किया और गूगल ने उसको अप्लाई कर दिया। हाँ। ये 7 से 8 या 10 लोग अगर जैसे तर्जुमा फराहम कर रहे हैं, तो उसके बाद गूगल इसको मुख्तलिफ अलग 10 लोगों से टेस्ट भी करवाता है। अच्छा। उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक भी करवाता है कि आया ये तर्जुमा बेहतर है या नहीं है। हाँ। तो उसके बाद जब 8-10 लोग इसको वोट कर देते हैं तो उसके बाद वो अप्लाई हो जाता है। ओके ओके। बेसिकली काशिफ भाई ने जो बात की इसमें ऐड ऑन करूँगा कि उसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जस्ट लाइक कि एक होता है कि डेटा प्रोवाइड करना और एक होता है उसको वैलिडेट करना। अच्छा। जैसे काशिफ भाई ने कोई डेटा प्रोवाइड किया है तो वो डेटा इनके पास से तो सिस्टम में चला गया, हाँ। और उसके बाद सेम डेटा को उसको वेरीफाई करने के लिए मज़ीद एक डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें आप काम करके उस डेटा को वेरीफाई कर सकते हो आया जो डेटा आपको सिस्टम में आया है वो मतलब रियलिस्टिक या ऑथेंटिक डेटा है भी कि नहीं। तो आप दोनों मिलकर ये करते हैं? आपकी कोई कंपनी फॉर्म की है आपने या नहीं? ये शौक से शुरू हुआ? ये कंपनी नहीं, शौक है और मुकम्मल वॉलंटियर है, इसमें 1 रुपया भी किसी को नहीं मिलता है। अच्छा। और अपने शौक और अपनी मोहब्बत की वजह से हम करते हैं। सिर्फ आपकी जो लैंग्वेज से मोहब्बत है, उर्दू लैंग्वेज से मोहब्बत, ये उसका इजहार है बेसिकली। बिल्कुल एग्जैक्टली। होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद एक प्रॉब्लम लगती हैं। इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं, हम सबकी जो मतलब और जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबका हमें आइडिया है। हाँ। होता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद समझ में नहीं आती। जैसे लेट्स सपोज मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही और मैं चाह रहा हूँ कि वो नेशनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर मैं समझ सकूँ। अच्छा। अब डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो मैं ट्रांसलेट कहाँ से करूँ? कैसे करूँ? अब हर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो किसी अच्छा टीचर जो है ना वो कनेक्ट कर ले अपने साथ या कोई और। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है तो हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में होते हैं, तो कभी कभार हमें समझ ही नहीं आता कि क्या है पूरा। जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप कैसे वो समझेंगे और अडॉप्ट करेंगे? Exactly. आप एक सिर्फ इमेजिन करें कि अगर कोई गैर मुल्की आया है, हाँ। और एक इबारत या एक मेन्यू उर्दू में लिखा हुआ है तो वो कैसे उसको समझ सकता है? Exactly. वो समझ सकता है गूगल लेंस के थ्रू। गूगल लेंस वो लगाएगा, वो पिक्चर इस तरह, हाँ, पिक्चर लगाएगा और उसको ऑटो ट्रांसलेशन इंग्लिश में मिल जाएगी। बिल्कुल। और इवन अगर कोई चीज़ अगर हैंड राइटिंग में भी है तो वो अगर गूगल लेंस लगाएगा तो उससे उसको अंग्रेज़ी तर्जुमा मिल जाएगा या उसकी मतलूबा ज़बान में मिल जाएगा। ओके। इसके लिए हमने तकरीबन 30,000 मुख्तलिफ हैंड राइटिंग के नमूने
हमने गूगल को प्रोवाइड किए। अच्छा, अलग अलग हैंड राइटिंग्स के। ज़बरदस्त। तो इसके लिए मैं मुख्तलिफ स्कूलों में गया और वहाँ से मैंने हैंड राइटिंग बच्चों की और सबकी ली, इजाज़त से ली। जी जी। और फिर मैंने गूगल को तस्वीरें खींच के प्रोवाइड मतलब एक कैंपेन थी जो हमने आज तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले हमने रन की थी। उसमें हमने तमाम डेटा के यानी कि सैम्पल्स कलेक्ट किए थे। अब होता ये ना कि आपकी हैंड राइटिंग अलग है, इनकी अलग है, हमारी अलग है। अब इतनी डिफरेंट हैंड राइटिंग्स को उसको अंडरस्टैंड करना और उसमें से डेटा को ग्रैब करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मैं कह रही हूँ बहुत डिफरेंट शौक है, ये डिफरेंट हॉबी है आपकी जो कितने सारे लोगों के काम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे और लोग हैं, सिर्फ हम नहीं है, हमारी पूरी कम्युनिटी है गूगल मैप्स। ये तो मुझे पहली दफ़ा पता चल रहा है और मेरी नाजरीन को भी कि ऐसा ही इसका बैकग्राउंड इस तरह का होता है। जी, गूगल मैप्स की एक अपनी अलग हमारी कम्युनिटी है जिसको लोकल गाइड्स कहते हैं। और वो तकरीबन उसमें पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर कम्युनिटी जो है ना वो यही है, लोकल गाइड्स की। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। और उसमें तकरीबन दुनिया में 40 मॉडरेटर हैं पूरी दुनिया में जो मुंतखब गूगल ने खुद किए हैं, उसमें से पाकिस्तान से मैं हूँ। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हमेशा हर 14 अगस्त पे हम एक वो कहते हैं ना फोकस बना लेते हैं कि इनको खराज तहसीन पेश करनी है, या अलग अलग दिन हमने सेट किए हुए हैं लोगों को एडमायर करने के, उनकी जो खिदमात हैं। तो बेसिकली जो सारे आज हमारे पास लोग मौजूद थे, इनकी खिदमात या इनकी कारकर्दगी जो हमारे मुल्क के काम आएगी या आ रही है, इनको हमने खराज तहसीन आज के शो के ज़रिए पेश करना था। एक और तरीके से खराज तहसीन में पेश करना चाहूँगी एक ब्रांड के थ्रू कि हम हमेशा अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो अपनी बाज़ारों का, अपनी मार्केट्स का रुख करते हैं। बचपन में जेब खर्च जब मिलता था हमें, पॉकेट मनी, तो उसको किस तरह खर्च करना है वो एक हॉबी होती थी हमारी। हमने थोड़े थोड़े पैसे किस तरह खर्च करने हैं जगह जगह, वो हमारी एक हमारे लिए एक मज़ा होता था कि जो हमें पैसे मिले उसमें हमने खर्च करना है। फिर बड़े होकर मेहनत की कमाई से अपनी नेसेसिटी को पूरा करना है, कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी अम्मी के साथ, उनकी ट्रॉली पकड़ के, अब्बा की ट्रॉली पकड़ के हम अपना सौदा सेल्फ लेने बाज़ारों में गए। तो वो एक यादें हमारे दिमाग में हमेशा मार्केट्स और बाज़ारों की रही हैं हर तरह से। हमने हमेशा अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, अपने मोहल्ले की, अपने करीबी बाज़ारों की मुस्तकिल मिजाजी और मेहरबानी पर भरोसा किया है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि जब तक हम जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल नहीं कर सकते तो सब ठीक है। ये ताल्लुक़ एक कदीम मसावात को मुतवाज़न रखता है, बैलेंस रखता है एक सोसाइटी में कि हालात बुरे भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन हमारे बाज़ार खुले हैं, हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें ज़रूरत की करीबी बाज़ार से मिल रही है। ख़रीदार, दुकानदार और बाज़ार, ये एक कनेक्शन रहा है। हमारे प्यारे बाज़ार लोगों को ब्रांड से और ब्रांड को दुकानदार से और दुकानदार से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से जोड़े रहे हैं। खुशहाली के सालों में और मुश्किलात के सालों में बाज़ार, ख़रीदार और दुकानदार हमेशा एक मुस्तहकम ज़रिया रहे हैं जो ज़रूरियात को पूरा करते हैं और हमारे मईशत के इस इंजन को रवा दवा रखते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वालों के इन मुश्किल साल के बावजूद हमारे बाज़ारों की रौनक हमेशा रही है, कभी धीमी, कभी रोशन, लेकिन कभी मुकम्मल तौर पर अल्लाह का शुक्र है ख़त्म नहीं हुई। सनत से वाबस्तगी के साथ इस रोशन FMCG और एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपने लिए शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं, जो हमारे हज़ार बाज़ारों को, लाखों दुकानदारों को, करोड़ों ख़रीदारों को और अरबों ब्रांड्स की वजह से हर रोज़ रोशन होते देखा गया है, जिन्हें मुल्क भर में लोग तैयार करते हैं और जिनकी रोज़ी रोटी इस रौनक पर
मयस्सर है। कोई भी ब्रांड हो या बनाने वाले हों, हमारी खिदमत सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। इस यौम आज़ादी पर हम हर कारोबार, दुकानदार और ख़रीदार को खैराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करते हैं, जो पाकिस्तान के बाज़ारों और इसकी मईशत को ज़िंदा रखता है, इनकी रौनक को बढ़ा के रखता है। साथ चले तो पाकिस्तान चले। जब हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, 14 अगस्त मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, हमारे मुल्क में बहुत सारी अच्छी चीज़ों के अलावा खाने, मुकाबला करें आप किसी भी मुल्क से, तो मुझे तो किसी और मुल्क के खाने उतने अच्छे नहीं लगते जितने हमारे मुल्क के खाने मौजूद हैं। और यहाँ जो खाना बनाने वाले लोग हैं, आहा, कोई और बिज़नेस स्टार्ट करे, वो खाने का अगर हो, वो कामयाब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है, शेफ़ का प्रोफेशन, जिन पे हमारे जो खाने का वो जो दारोमदार है वो डिपेंड करता है। और आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आपको शेफ़ की तालीम हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं इंटरनेशनली, उनमें से 2 लोग हमारे पास मौजूद हैं। मेरे पास यहाँ मौजूद हैं सहरिश अयूब एंड आयशा अली, जो कि पिथम के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है बैटल ऑफ द शेफ़ कंपटीशन में, जो कि मलेशिया में हुआ था 2024 में। आइए इनका पैकेज देखते हैं और फिर इनको शो पे वेलकम करते हैं। मर्दों की तरह खवातीन भी किसी से कम नहीं। शेफ आयशा और शेफ सहरिश ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मलेशिया में मुनक्किद होने वाले बैटल ऑफ शेफ कंपटीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 32 ममालिक के दरमियान अपने आप को बेहतरीन साबित किया और अपनी स्किल्स के जरिए गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम करवाया। आज शेफ आयशा और शेफ सहरिश हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आयशा कौन है और सहरिश कौन है? मुझे कंफ्यूज। मैं सहरिश हूँ। आप सहरिश हो और ये आयशा। तो आयशा और सहरिश तो दोनों ग्रुप के तौर पर गई थी मुकाबले में? ग्रुप के साथ नहीं गए थे हम, 4 इंडिविजुअल गए थे गर्ल्स पाकिस्तान से, और हमने इंडिविजुअली जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था अपने अपने उसमें डिशेस में। हाँ, तो माशाल्लाह से हम 2 ने जो है वो गोल्ड विन किया और 2 ने माशाल्लाह से ब्रॉन्ज विन किया। वेरी नाइस। अब कैसे आप लोगों को शौक हुआ? दोनों बारी बारी बताओ कि शेफ़ बनने का होता है ना, घर मतलब घर में लड़कियों को तो होता है, चाहे रोटी पकानी है, बचपन में आटा गूंदना है, लेकिन शेफ़ एक प्रोफेशनल जाहिर है एक कंपटीशन में शामिल होना या प्रोफेशनल तालीम हासिल करना। अच्छा, मेरा तो ये था कि बेसिकली मेरे जो दादा थे, हाँ, तो उनका रेस्टोरेंट था। अच्छा। तो ये कि मुझे वहीं से चीज़ मिली है, रन्स इन द फैमिली। एग्जैक्टली। तो जीन्स में आ गई। जीन्स में आ गई। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि फिर इस तरीके से आगे बढ़ी। फिर ये कि एक चीज़ के लिए डिप्लोमा करना ज़रूरी होता है, तो आई डिसाइडेड कि मुझे डिप्लोमा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमा किया। फिर जब डिप्लोमा किया तो इस तरीके से हमारे सर ने हमें, वैसे तुम्हारे हाथ में था एक, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट होता है, घर वाले कहते हैं यार तुम तो चाय भी अच्छी बनाती, तुम तो हाथ लगा लो तो खाना अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता था। हाँ। तो सबने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, इस तरीके से कोर्सेज वगैरह करने चाहिए। जब हमने कोर्सेज वगैरह गए तो हमने सर ने इंट्रोड्यूस करवाए इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स। तो जब हमने कॉम्पिटिशन जैसे कराची के भी हम लोगों ने अक्टूबर में जो था, लास्ट अक्टूबर में, क्या कज़ीन्स होते हैं उसमें? तुमने क्या सिर्फ पाकिस्तानी डिशेज होती हैं? अलग अलग दुनिया की अलग अलग होती हैं। जब बेसिकली जो हम कॉम्पिटिशन खेलते हैं वो हम कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन में। अच्छा। तो हमें पेपर भी वैसे हमारे सर ने इस तरीके से हम लोगों को बताएगा कि आप इस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन करवाएगी कॉन्टिनेंटल फूड की, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, प्लेटिंग किस तरीके से होती है। हमें उसी के अकॉर्डिंगली ही कंपटीशन के लिए हमें प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया। तो इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट एक्सपीरियंस। जल्दी जल्दी करनी होती है। जी बिल्कुल, 45 मिनट्स का हमारा टाइम होता है और हमें उसी वक्त कंपटीशन में ऑन द स्पॉट 45 मिनट्स में हमें कंप्लीट करना होता है। इट्स अ वेरी टफ। लेकिन मज़ा आता है इस, जो आपको जिस चीज़ में मज़ा आया उस चीज़ में आप एक्सेल करते हैं। आप बताओ अपने बारे में, आपको कब से शौक हुआ था? मुझे अगर फ्रेंकली स्पीकिंग पूछा जाए, मुझे कभी भी खाना बनाने का कोई शौक नहीं था। फिर बिल्कुल भी नहीं था। बस बच्चे बड़े हो गए, फिर मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। फिर मैं इधर आई, मैंने पिथम ज्वाइन किया। जब मैंने पिथम ज्वाइन कर दिया, बस फिर वो ऐसे टाइम पास के लिए ज्वाइन किया था। हाँ, देखते देखते शौक बढ़ता गया। वहाँ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा वो किया। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, एक था कि बस कुछ जब मेरा कुछ करने का ठान लूँ ना, तो फिर मैं आता कि बस अब करना है। मैंने कहा ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं,
ब्रॉन्ज लिए, सिल्वर लिए, मैंने कहा गोल्ड भी लेना है। हाँ, जब तक गोल्ड लूंगी नहीं, जब तक चैन नहीं आएगा। तो आप क्या एक्सपर्टी हैं आपकी? घर में आप करामात दिखाती हैं अपने शेफ होने की? नहीं घर में कुछ नहीं? घर में कुछ नहीं, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। असल में निदा हम जो करते हैं, जो हमारा कंपटीशन में जो हमारी डिशेस होती हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती हैं। और घर में जो हम बना रहे होते हैं खाना वो टोटली डिफरेंट होता है। तो जो हमारी एक प्लेट होती है जिसमें हमें 5 एलिमेंट्स पूरे करने होते हैं जो हम कंपटीशन में कर रहे होते हैं। उसमें एक सॉस होती है, एक प्यूरी होती है, एक जो है वो प्रोटीन होता है और एक कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होता है। वो 45 मिनट्स में हमें ऑन द स्पॉट बनाना होता है। तो वो जो है घर वाले इतना नॉर्मली लोग इतना शौक से खाते नहीं हैं। तो लेकिन जैसे ये कह रही हैं कि इनके हाथ में टेस्ट है, आपके हाथ में है टेस्ट? डेवलप हुआ कुछ? टेस्ट तो जाहिर सी बात है, जब आते हैं इस फील्ड के अंदर और फिर आपके अंदर करेज होती है कि कुछ करके दिखाना है, तो फिर वो आ ही जाता है। तो अब इन कंपटीशन के जीतने के बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आपको अपना कोई बिजनेस, जैसे आपने कहा आपके दादा का बिजनेस था, तो आपको कोई इस तरह बिजनेस रन करना है या कोई जॉब ये सोचा हुआ है? कुछ सोचा है? तो रेस्टोरेंट का सोचा हुआ है कि मैं अपना ओन रेस्टोरेंट जो है वो इंशाल्लाह अपने नाम से इंशाल्लाह। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट बना अपनी सारी चीज़ें लगा। अभी तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट ये है कि हमने जो है ओलंपिक्स में जाना है कलरी के। जबरदस्त, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के लिए इतना अच्छा लगता है जब लड़कियां जो है ना वो कॉन्फिडेंट होके और वो अपने प्रोफेशन में गोल्ड मेडलिस्ट होती हैं। बहुत अच्छा, अंदर से एक अच्छी फीलिंग होती है, आदमियों से ज़्यादा औरतों की होती है फीलिंग। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बिल्कुल। और हम जो गए थे कंपटीशन में, हमारा भी यही था कि हम 4 पाकिस्तान से सिर्फ 4 गर्ल्स थी। वो लोग पूछते थे कि कोई मेल नहीं आया आप लोगों के साथ, तो हम लोग कहते हैं, हालांकि कहते हैं इंटरनेशनली भाई जो शेफ होते हैं वो आदमी जो है उनके हाथ में बड़ा टेस्ट होता है। खैर मैं अब दूसरा जो हमारे यहाँ गेस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दानियाल नागूरी साहब, जो कि गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव के CEO हैं और मतलब जो इंटरनेशनली इन्होंने सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं। साथ साथ इसके अलावा ये फ्री एजुकेशन दे रहे हैं गवर्नर हाउस में। मैं इनका पैकेज आपको दिखाऊंगी और फिर आपकी मुलाकात इनसे करवाऊंगी। एक उभरते हुए नौजवान जिन्होंने आईटी के इदारे से खुद तालीम हासिल की और आज उसी इदारे के प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव और AIN कंप्यूटिंग फॉर PIAC के CEO हैं। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव को भी एज अ CEO लीड कर रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपर के साथ साथ कई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स अपने नाम किए। आपका मकसद पाकिस्तान के नौजवानों को आईटी की दौड़ में सबसे आगे खड़ा करना है, लिहाजा आपने इसी मकसद की कामयाबी के लिए 50,000 नौजवानों को गवर्नर हाउस सिंध से मुफ्त आईटी तालीम दिलाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वेलकम दानियाल साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड सबसे पहले तो थैंक यू कि आप इतने सारा पाकिस्तान का जो बच्चा है वो तैयार कर रहे हैं मुकाबले के लिए दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही है जी, क्योंकि आजकल तो मुकाबला इसी तरह हो रहा है कंप्यूटर्स के थ्रू। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जिस तरीके से आपने पैकेज दिखाया, मैंने खुद भी अपना जो है अपना करियर का जो स्टार्ट लिया वो एज अ स्टूडेंट स्टार्ट लिया। अच्छा। क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आया हूँ, तो यही विजन है कि जो हमने अपना टाइम देखा है वो बाकी लोग ना देखें, उनको आईटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपने यहाँ पे देखा है कि हमने गवर्नर हाउस के अंदर 5 लाख लोगों के एंट्री टेस्ट लिए, जिसके अंदर 4.5 लाख लोग इस वक्त ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और 50,000 ऑन साइट जो गवर्नर हाउस के अंदर आते हैं। मतलब पाकिस्तान की तारीख में पहला इनिशिएटिव ऐसा जो गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ। और अंदर यूनिवर्सिटी बनाई गई है गवर्नर हाउस के अंदर। ओके। और आप मैं कहूँगा आप भी आके विजिट करें वहाँ पर। जरूर आऊंगी मैं। और अंदर क्लासेस हो रही हैं। तो ये सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन? फ्री एजुकेशन है, 1 रुपया। कितने सारे ऐसे लोग होंगे किसी इलाके में ऐसे छुपे हुए जिनके अंदर वो टैलेंट होगा और उनके पास वो वसाइल नहीं है? बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग। आपको क्या अंदाजा हो रहा है उनको पढ़ाने से कि मतलब एक कभी कभार इंसान की अकल हैरान हो जाती है ना? आप यकीन करें अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि फेब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और अभी से हमारे पास जो सक्सेस स्टोरीज आना शुरू हो गई हैं जी। क्योंकि आपको पता है, देखें पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें खवातीन का रेशो देखा जाए तो तकरीबन कोई 50-50 है, मर्द और खवातीन का। बिल्कुल। तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट में बड़ा काम किया है और हमारे पास जो गवर्नर हाउस के अंदर खवातीन है वो बहुत मास स्केल पे आ रही हैं। अच्छा। तो वो जो फ्री आप ये क्लासेस दे रहे हैं इसमें खवातीन बहुत शामिल हो रही हैं? बहुत ज्यादा शामिल हो रही हैं। और जो हमारा कल्चर है, आपको पता है खवातीन को बाहर निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं आप। बिल्कुल।
और इंटरनेशनल मार्केट से आपको कनेक्ट करती है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे। तो खवातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और इससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली जब मर्द के साथ खवातीन भी काम करेंगी तो इकोनॉमी तो बेहतर होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज में आपको बता रहा हूँ बहुत सारी मौजूद हैं, PISC का ऑफिशियल पेज के ऊपर मौजूद हैं, जो कि ऐसे बच्चे हैं जो कि आप जाके ऑफिशियल पेज पे जाके देख सकते हैं कि रातों रात उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्होंने। क्योंकि Web3 की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। एक हमारे पास बच्चा था जो आता था और आप यकीन कीजिए उसकी भी सक्सेस स्टोरी पूरी पेज पे पड़ी हुई है कि उसके पास आने का जो है अपना किराया नहीं होता था वो, और लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसने जब मुझे मैसेज किया फर्स्ट टाइम कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मुझे क्लाइंट ने इतने अमाउंट ट्रांसफ़र किए हैं, आप यकीन करें वो 200 इथेरियम थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2022 की बात। उस वक्त एक इथेरियम की प्राइस $4200 थी, $4200 एक इथेरियम की, और 200 इथेरियम उसको ट्रांसफ़र किए हैं, तकरीबन कोई आप समझें कि $1 मिलियन। ओह माय गॉड! तो इतना पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर। और अभी अब हम एक्सटेंसिवली AI पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जनरेटिव AI के ऊपर। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ChatGPT लोग यूज़ कर रहे हैं, आपने भी यूज़ किया होगा। हाँ करती हूँ कभी एप्लीकेशंस लिखने में बड़ा काम आता है। क्योंकि आगे जो ना ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे। अभी भी हो रही हैं। अभी आप देख लें अमेज़न ने जो है अपना ह्यूमन रिसोर्सेज कम कर दिया और रोबोटिक वर्कफोर्स डाल दी है। तो अगर लोगों ने अपना आपको अभी से जो है इसमें अपडेट नहीं किया तो आगे चल के तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है और मुझे आज इतनी खुशी हुई है। हमेशा 14 अगस्त पे हम नगमे और फलाना और ये सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम में कर रहे होते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है उसको चीज़ें समझ आती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों जब मैं इंटरनेशनली घूमती हूँ तो मुझसे कहते हैं हाय तुम पाकिस्तान में कैसे रहती हो, तो मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि जो पिक्चर हमारी मुल्क की दिखाई जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, वो कहीं किसी हद तक थोड़ी बहुत सही है लेकिन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारा अच्छा रुख, हमारा खूबसूरत चेहरा तो लोगों को दिखाया ही नहीं जा रहा, जो हम यहाँ रह कर देखते हैं। और हम वहाँ बैठे पाकिस्तानियों को या इंटरनेशनल व्यूअर्स को ये बताते कि नहीं, हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, किसी भी फील्ड में ले लें, इंटेलिजेंस के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, टैलेंट के हवाले से हमारा मुल्क पीछे नहीं है। अगर हमें सही तौर पर डायरेक्शन मिल जाए तो पता नहीं हम क्या कर लें। आज मेरे सारे सेलिब्रिटीज़ ये लोग थे जिनके ऊपर हम मुनस्सर हैं, और इसी तरह के वो बहुत सारे और लोग जो शायद हमें अभी वो नगीने मिल नहीं पाए हैं। वो अपने हैंड से मुल्क के लिए जो कुछ कर रहे हैं, अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। आज हम इन सब के साथ मिलकर 14 अगस्त का केक काटेंगे क्योंकि हम इन सब पर रिलाय करते हैं। आइए चलते हैं जी, जितने भी और बाकी लोग हैं उन सबको भी भेजिए, हम सब एक साथ मिलकर प्लीज़ उस तरफ जी। आप सबके साथ ये केक काटने का रीज़न सिंबॉलिक ये है कि हम रिलाय करते हैं अपनी जनरेशन पर, अपनी आगे आने वाली जनरेशन पर, और आप जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, जो वहाँ कैमरे के उस पार मौजूद है, जो रिलेट कर सकते हैं कि आपने भी कुछ किया है। पैदा होकर 9 to 5 जॉब करके ज़िंदगी गुजार लेना कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम तो वो है कि जैसे ये इतने सारे लोगों को इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपनी रोज़गार ख़ुद कहते हैं ना कि हासिल कर सकें और अच्छे इज़्ज़तदार तरीके से अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ आए और उन सब लोगों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जो अपने मुल्क के लिए जहाँ भी हैं, जिस भी मतलब छोटा बड़ा जो भी काम कर रहे हैं। और बेसिकली ये वाला 14 अगस्त तो डेडिकेट हम करेंगे अरशद नदीम को, जिन्होंने हमारा मुल्क एक अच्छे एस्पेक्ट से दुनिया को दिखाया। ओह पाकिस्तान में ये भी हैं, और इतना कामयाब अपना मुकाबला उन्होंने खेला और हमारा नाम रोशन किया पाकिस्तान का। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम यहीं तक। इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर पाकिस्तान भी कायम है। अपने हैंड से जो अच्छा कर सकें करें, बाकी अल्लाह के हवाले। बहुत सारे दफ़ा ऐसा लगता है कि ये मुल्क वही चला रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 14 अगस्त आप सबको बहुत बहुत मुबारक। खुदा हाफिज़।